सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक, एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज से हम लोग रीस्टार्ट करने वाले हैं जीके पीवाईक्यू सीरीज़ 2.0, है ना। तो रेलवे की जो हमारी जीके की पीवाईक्यू सीरीज़ थी काफ़ी टाइम पहले, कब मैं बताता हूँ कब, रुको। लेक्चर 1 हुआ था 4 महीने पहले। इसमें हैं 1.1 मिलियन व्यूज़। कैन वी क्रॉस दैट 1.1 मिलियन क्रॉस मार्क जो है आपका 4 महीने पहले, कब 16 सितंबर को ये स्टार्ट किया गया था। एंड आज 12 फरवरी को हम लोग इसको रीस्टार्ट कर रहे हैं, कंसिडरिंग हमारा जो एग्ज़ाम है वो लगभग 2 महीने बाद है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। फाइनली ट्रेन आ ही गई। ट्रेन हैज़ फाइनली अराइव्ड। एक सेकंड रुको, क्लास शेयर नहीं हुई है क्या? हाँ जी। तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम आई थिंक मार्च, है ना। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं कि कैसे क्या चीज़ें रहने वाली है। देखिए, ये 2.0 है एंड डजन नेसेसरीली मीन कि भाई आपने अगर पीवाईक्यू सीरीज़ 1 नहीं किया होगा तो आपको 2.0 में कुछ ऐसे समझ में नहीं आने वाला है, फिर आप कर नहीं सकते। आप कर सकते हैं, आप 2.0 आप ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप 2.0 करते रहिए। एंड अगर आपके पास टाइम है, कहीं से भी आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल पा रहे हैं, तो 2.0 का एक लेक्चर पकड़िए। प्लस मोस्ट प्रॉब्ली ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये मंडे टू फ्राइडे हमारा लेक्चर रहेगा ही है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे। अब इस वीक हो सकता है मंडे टू हम लोग सैटरडे कर लें, बिकॉज हम लोग वेंसडे से यानी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 5 दिन रहेगा लेक्चर। रफली हमारे पास 2 महीने हैं, ठीक है। 2 महीने हम पूरे भी नहीं मानते हैं, तो भाई 2 महीने मतलब 8 हफ्ते। 8 हफ्ते मतलब 5 दिन एक हफ्ते में कर रहे हैं, 40 लेक्चर्स। 40 नहीं तो हम 35 तो मान ही सकते हैं, ठीक है, कि 35 हम लेक्चर्स यहाँ पर करने वाला है। और लेट मी टेल यू वॉट दैट अगर आप ये 35 लेक्चर्स शिद्दत के साथ कर लेते हैं, शिद्दत मतलब अति शिद्दत के साथ, ठीक है, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा रेलवे में, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। चाहे भले आप पार्ट 1 किए हों चाहे ना किए हों, डजेंट मैटर। किए हैं, बहुत अच्छा एडिशनल है वो आपके लिए, उसको रिवाइज करके रखें। एनीथिंग इज़ काइंड ऑफ सप्लीमेंट्री ही है वो आपके लिए, ठीक है। जैसे अभी एसएससी जेई का मैंने टॉपर का वीडियो डाला था, आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा, एसएससी जेई ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। अब मैं क्यों एसएससी को कोड कर रहा हूँ, बिकॉज टीसीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है एसएससी का भी, और आपका भी टीसीएससी करवाने वाला हूँ। तो जो AR1 है उसने क्या बात बोली थी कि 14 लेक्चर्स ही सिर्फ किए थे पीवाईक्यू सीरीज़ के, लेकिन उसको 5 से 6 बार एटलीस्ट रिवाइज़ किया, और जो 10 से 12 नंबर उसके आ रहे थे वो सीधे 30 वाले ब्रैकेट में चला गया। देख रहे हैं? तो अगर आप सोचिए आप 35 लेक्चर्स को कायदे से कर लेते हैं तो उसका पावर कितना है। और यकीन मानिए जितने लोग देख रहे हैं, आपको लगेगा सर सब कर लेंगे, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। अब कितने लोग देख रहे हैं, रुको मैं देखता हूँ। आई थिंक रफली 3,000 कुछ ऐसे लोग देख रहे होंगे, 2,500-3,000, ठीक है। तो जितने भी 2,500-3,000 लोग देख रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है ये सारे लोग रेगुलर रहेंगे? नहीं रहेंगे, ठीक है। 3,000, ओके ठीक है, आई थिंक 3-3,500 हैं। तो ये सारे लोग रेगुलर नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग आप देखेंगे जैसे आज जितने लोग हैं, कल थोड़े और कम और कम और कम और कम, इस तरह से होता जाएगा। मुझे उससे दिक्कत नहीं कि आप लाइव देख रहे हो, रिकॉर्ड देख रहे हो, तो मेरे लाइव व्यूअरशिप आके बढ़ाओ, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से कि आप रिविजन कर रहे हो कि नहीं, आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं, और रिविजन कर रहे हो कि नहीं। 2 चीज़ें मैटर करती हैं। लाइव रहोगे तो इससे ये है कि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि आप फिर टालोगे नहीं,
कि भाई चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, इस तरह से आप टालोगे नहीं। अगर आपको कंसिस्टेंट रहोगे कि भाई हाँ 6 PM पे लेक्चर स्टार्ट होता है, तो मैं 6 बजे अपना जो भी मुझे बाकी चीज़ें ख़त्म करनी, डेली टास्क हैं वो सब मैं ख़त्म करके 6 PM पे ये लेक्चर मुझे लेना है, तो उससे कंसिस्टेंसी बन जाएगी। और रिविज़न का भी आप एक ऐसा टाइम वो कर लो। रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन 2 करना है, मतलब एक तो विदिन 24 आवर्स होना चाहिए, यानी कि 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन आपका हो जाए। क्योंकि हमें पता नहीं आपको पता है कि नहीं, लेकिन जो हमारा रिवीजन जो भी हम पढ़ते हैं, तो वो जो डिप्लीशन का रेट है, जो भी हम पढ़ते हैं उसका डिप्लीशन का रेट आप ये मान के चलो कि विदिन 24 आवर्स सबसे मैक्सिमम होता है डिप्लीशन का रेट। देन धीरे 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 वो और डिप्लीट होता है। तो हमें ये कोशिश करनी कि 24 घंटे के अंदर एक रिवीजन कर लें, और दूसरा रिवीजन हमारा वीकली होना चाहिए, यानी कि जैसे ही सैटरडे संडे को हमें ब्रेक मिलेगा तो हम सारे लेक्चर्स को रिवाइज कर लेंगे। एंड एट दी एंड जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले वैसे भी मैं कोई लेक्चर नहीं कराऊंगा, ऐसा ना, हम लोग रिवाइज ही करेंगे अगर हमें करना होगा तो उस टाइम पे आप सारी चीज़ें फिर से रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी रिवाइज करते चलोगे तो लास्ट में सब कुछ नया नया नहीं लगेगा, सब कुछ पढ़ा पढ़ा लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि पहला लेक्चर है तो इसलिए इतना ज्ञान दे रहा हूँ शुरुआत में, है ना। काफ़ी लोगों को मचाओ को जल्दी ज़िंदगी से स्टार्ट करो कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी जो चुल है अंदर से जो आ रही है वो आखिर तक मेंटेन रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उतना तो लेवल का नहीं रहेगा जितना पहले लेक्चर में होता है, पहले लेक्चर का क्रेज़ ही अलग होता है, ठीक है। मुझे भी था जब नई कोचिंग में एनरोल करते थे तो फिर नई ट्यूशन्स में तो पहली क्लास का अलग ही क्रेज़ होता था, फिर धीरे धीरे वो क्रेज़ खत्म होने लगता था। लेकिन बिलीव में जो लास्ट तक इस क्रेज़ को, वो डाउन तो होगा लेकिन कौन कितना मेंटेन करके चलता है वो मैटर करेगा लास्ट तक, ठीक है। तो 2 चीज़ें, कंसिस्टेंसी और रिवीजन। बाकी आपके हाथ में। ये भी पक्की बात है कि सब लोग कंसिस्टेंट नहीं रहने वाले, सब लोग रिवीजन नहीं करने वाले, डिफरेंस यहीं पे क्रिएट होता है। बाकी आपको नोट्स इसके बनाने हैं कि नहीं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नोट्स आप इसके खुद से भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नोट्स बने बनाए चाहिए, तो जैसे पिछली बार की तरह जो आप लोगों का कोर्स था PYQ सीरीज़ नोट्स का, RRB PYQ सीरीज़ नोट परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, तो वो में जो लोग भी एनरोल्ड थे तो उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके उसी में ऐड होने लगेंगे। इसके भी अलग से ऐसा आपको किसी को एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पहले थे। अगर नहीं थे तो आप एनरोल हो सकते हैं उसमें, और उसमें आपको सारे नोट्स 2.0 के भी और पुराने यानी 1.0 उसके भी आपको नोट्स, तो वो तो पहले ही से पड़े हुए हैं, और इसके भी ऐड होने लगेंगे। डिजिटल नोट्स हैं, नहीं होगा तो जो पहले लेक्चर आज हम लोग लेंगे उसके परमार SSC टेलीग्राम पे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा, सो दैट अगर आपको देखना है कि कैसे क्या है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर सर? बिगिनर्स देख सकते हैं, बिगिनर एडवांस हर कोई देख सकता है, बिकॉज 2 महीने बाद एग्जाम है रफली। तो आप ये मान के मत चलो कि हम बिगिनर हैं, एडवांस्ड हैं, मीडियम लेवल पे हैं, बिकॉज अगर आप बिगिनर भी हो तो भी वही सेम, एडवांस हो तो भी। अब ऐसा तो है नहीं बिगिनर हो तो आप फिर से एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ें स्टार्ट करोगे, कोर्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसका टाइम है नहीं अभी। अगर आपने कोर्स कर रखा है 2.0 3.0 तो उसको आप रिवाइज करो, लेकिन अब स्क्रैच से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोर्स कोई भी 2.0 या फिर 3.0 लो, आप सिर्फ PYQ सीरीज़ करो। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप रिवाइज करो। स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। कितने क्वेश्चंस करेंगे? डेली हम लोग 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। शुरू के जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो GK के होंगे, ठीक है। एंड इसमें हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे। बाकी के जो हमारे 5 क्वेश्चंस होंगे लास्ट में वो साइंस बेस्ड होंगे, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के हम लोग आखिर के 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नर हैज़ द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ लेजिस्लेचर। नाउ व्हाट इज दिस रेसेस? तो रेसेस होता है 2 सेशंस के बीच में ब्रेक। सेशन क्या होता है? सत्र होता है, ठीक है। सेशन बुलाता कौन है? तो अगर हम सेंटर लेवल की बात कर रहे हैं तो सेशन बुलाने का काम करता है, ठीक है। बुलाता कौन है? बुलाता है और जाना भी पड़ेगा, ठीक है। सेशन बुलाने का काम करता है प्रेसिडेंट, अगर हम पार्लियामेंट में देखें, और स्टेट लेजिस्लेचर में ये काम गवर्नर करता है, ठीक है। मिनिमम 2 सेशंस तो हर साल होने ही चाहिए, यानी कि उसमें लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन में कि मैक्सिमम 2 सेशन के बीच में 6 महीने का गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। उसका मतलब इम्प्लिसिट है ये चीज़ कि मिनिमम 2 सेशंस तो होने ही पड़ेंगे, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। कौन कौन से? सबसे पहले तो साल की शुरुआत में होता है बजट सत्र, जो अभी हुआ। इसके बाद होगा कौन सा? इसके बाद जब जुलाई आएगा ना मानसून का, तो मानसून सत्र होगा। देन होगा आपका विंटर यानी कि शीतकालीन सत्र। ऐसा समर सेशन करके कोई सेशन नहीं होता है। कमेंट में आप बता सकते हो कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की बात करता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। ऑर्डिनेंस क्या होता है?
तो ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? तो देखो, लॉ बनाने का काम जो हमारा 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, देयर आर 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लेजिस्लेचर, मतलब 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, तो एक तो होता है लेजिस्लेचर, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव, और एक होता है हमारा जुडिशरी, ठीक है। तो ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका, ठीक है। और एक चीज़ कि आप कमेंट में थोड़ा सा कम फोकस करके भाई कमेंट में आप उसको कमेंट को और अच्छा बनाइए। अच्छा इन दी सेंस कि भाई जो मैंने अभी जैसे आपसे आर्टिकल पूछा सेशन कौन सा है, तो आप एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह का, या फिर अगर आपका कुछ डाउट आता है वो आप पूछ सकते हैं जब मैं पूछूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन बाद में, हर क्वेश्चन के बाद नहीं पूछने वाला हूँ, तो जब मैं पूछूंगा तब आप उस चीज़ को बताइएगा, ठीक है, पूछेगा। फालतू के इधर उधर के कॉमेंट में मत एंगेज होइएगा, ठीक है। हंसी मजाक करना है और आखिरी में हम कर लेंगे, अभी नहीं। तो लेजिस्लेचर क्या है? विधायिका, यानी कि लॉ बनाने का काम है इसका, ठीक है। विधायिका बनाता है क्या? लॉ, ठीक है। लॉ मेकर है ये लॉ एग्जीक्यूटर है, इट एग्जीक्यूट्स द लॉ, यानी कि ये जो कार्यपालिका है ये उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगी एंड ये उस लॉ को रिव्यू करने का काम करेगा, इट रिव्यूज द लॉ, जुडिशरी, ठीक है। तो 3 ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट के। अब लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर की जब हम बात करते हैं सेंटर लेवल पे, तो इसका मतलब होता है लोकसभा और राज्यसभा। वैसे मैं आपको बता दूं, जब हम पार्लियामेंट बोलते हैं शब्द, तो पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है, राज्यसभा भी आता है और प्रेसिडेंट भी आता है, तीनों आते हैं। लेकिन लॉ मेकिंग बॉडी क्यों? क्योंकि जैसे लोकसभा से बिल पास हुआ, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, लेकिन वो फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है सहमति के लिए। तो इस तरह से कानून बनता है। ऐसे ही स्टेट लेवल पे कानून कैसे बनता है? विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे लॉ पास होगा, इससे बिल पास होगा, लॉ नहीं, बिल पहले तो होता है वो, ठीक है। देन अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद है उस राज्य में, तो वहां पे जाएगा। कितने राज्य में जरा बताओ लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो वहां पे जाएगा। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर डायरेक्टली वो गवर्नर के पास जाएगा और उसकी असेंट लगेगी। लेकिन मान लेते हैं हम ये एक केस कंसिडर करते हैं, और बिल्कुल यहाँ पर सबका सही आंसर है, आर्टिकल यहाँ पर 85 है जो सेशन की बात करता है। मान लेते हैं कि लोकसभा सत्र में नहीं है, या राज्यसभा नहीं है, या फिर दोनों नहीं है, तो उस केस में सेंटर लेवल पे प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है, राष्ट्रपति को ये क्या दिया गया है? शक्ति दी गई है। और स्टेट के केस में गवर्नर को ये पावर दी गई है कि आप लोग एक लॉ बना सकते हो। मान लो कोविड के टाइम पे जैसे सत्र नहीं चल रहा था कोविड के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे इमीडिएट नीड थी, कुछ ऐसी चीज़ें अराइज हो गई थी कि जैसे मास्क की कालाबाजारी चल रही थी, जो पीपीई किट है उनकी कालाबाजारी चल रही थी, तो उसको लेके कानून चाहिए था। अब पहले से तो कानून एग्जिस्ट करता नहीं था उस चीज़ को लेके, तो फिर ऐसे केस में भाई इमरजेंसी के केस में लॉ बनाने का पावर इन लोगों को दे दिया गया। वो लॉ टेम्परेरी लॉ होता है, ठीक है। जब वो सेशन में बैठेंगे लेजिस्लेचर, जैसे लोकसभा, राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो उस लॉ को रिव्यू करेंगे, ठप्पा लगा देंगे तो चलता रहेगा, और अगर नहीं उस पर ठप्पा लगाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, ठीक। तो प्रेसिडेंट को ये पावर आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 देता है, और जो गवर्नर है उसको 213। सिंपल, आपको क्या करना है? 2 को इधर और 1 को इधर, ठीक है। तो गवर्नर को पावर कहां से मिलती है? आर्टिकल नंबर 213 से। इज दैट क्लियर? अगर हम 212 की बात करें, आर्टिकल नंबर 212, तो आर्टिकल नंबर जो 212 है ये किसकी बात करता है? दैट कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन दी वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन अ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। प्रोसीडिंग्स इन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि राज्य के विधानमंडल में क्या प्रोसीडिंग चली है उसको कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है। क्या आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर की जगह मैं सिर्फ पार्लियामेंट शब्द लिख दूंगा तो ये आर्टिकल क्या हो जाएगा? बताओ जल्दी से। और क्या आर्टिकल है? 214 तो यार हाई कोर्ट की बात करता है, हमें पता है 214 से ही हाई कोर्ट के बारे में आर्टिकल्स शुरू होते हैं। 214 से लेकर 233, 214 से लेकर 233 तक हाई कोर्ट के यानी कि उच्च न्यायालय के आर्टिकल जाते हैं। और 210 किसकी बात करता है? 210 ये बात करता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन लेजिस्लेचर। कहाँ पर? यूज्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर। वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो सकती है? वो 210 में। अब अगर यही मैं पूछ लूँ कि पार्लियामेंट यहाँ लिख दूँ, बड़ा आसान है, आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा। हमें क्या करना होता है? हमें जब पार्लियामेंट के आर्टिकल में हैं हम, तो हमें या तो 89
या 90 को जोड़ देना होता है और हमें स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल मिल जाता है। 89 जोड़ना होता है 109 तक, और 110 और उसके बाद से 90 जोड़ना होता है। सिंपल। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि, या फिर मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी चीज़ में हमने 90 जोड़ा होगा तो ये मिला होगा, तो वो पार्लियामेंट वाला आर्टिकल होगा। और अगर ये तुम्हें उल्टी गणित समझ नहीं आ रही, रिवर्स इंजीनियरिंग, तो सिंपल 212 में 90 घटा दो, 90 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पार्लियामेंट के आर्टिकल में पहुंच जाओगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 122। ठीक है, यानी कि कोर्ट्स कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये 122 आर्टिकल बोल रहा है। और 210 इसमें 90 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 120। तो 120 बताता है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। सिंपल। तो ये फंडा आपको समझ में आया कि नहीं? आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। ठीक है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, काफ़ी लोगों को ये फंडा पता होगा कि ये पार्लियामेंट, यानी कि हम जब पार्ट 5 मतलब यूनियन के आर्टिकल में होते हैं, वैसा ही आर्टिकल हमें स्टेट लेजिस्लेचर का चाहिए, तो हम 89 ऐड करते हैं या 90। 109 आर्टिकल तक हैं तो 89 ऐड करेंगे, और 110 या उसके बाद जाएंगे तो वो 90 ऐड कर देंगे। जैसे 110 किसकी बात करता है? ये डेफिनेशन है मनी बिल की 110 में, आप 90 ऐड कर दो, 90 ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा डेफिनेशन। और जो यहाँ पे आप 290 ऐड करोगे तो 200 आएगा, तो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। ठीक है, अभी चलो इतना ही रखते हैं, मैं गवर्नर के आर्टिकल में जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर कभी गवर्नर का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर देखेंगे कि भाई 153 में ऑफिस ऑफ गवर्नर है, देन 154 में उसका एग्जीक्यूटिव पावर, देन 155 में अपॉइंटमेंट दी है, 156 में टर्म दिया है, 157 में क्वालिफिकेशन, देन कंडीशन, ओथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं, तो हम जब कोई और क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, सिर्फ एक ही लेक्चर में तो वन शॉट लेक्चर तो हो नहीं रहा। 1809 में कौन से लॉर्ड थे जिन्होंने अमृतसर की ट्रीटी साइन करी थी महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ? ऑप्शन है आपके, और हाँ, पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, चाहे आप बिगिनर हैं, एडवांस है, चाहे आप किसी भी लेवल में, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है पहले हर एक क्वेश्चन को, और तो लास्ट में आप बताएंगे कि आपने कितना क्या स्कोर कर रहे हैं आप। सर आज मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास हुई थी, बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी की आज क्लास हुई थी। ऑलराइट, हाँ जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन 1809, तो कौन से लॉर्ड थे ये? तो लॉर्ड थे हार्डिंग, सॉरी यहाँ पर पूछ रहा है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो ये हो गए मेटकाफ। मेटकाफ को हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडियन जो प्रेस था, प्रेस समझ रहे हैं ना आप, इंडियन प्रेस मतलब अखबार वगैरह, ठीक है, तो इस पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसको हटाने का काम किया था मेटकाफ ने, इसलिए इनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस बोलते हैं। हार्डिंग के टाइम, अब ये था क्या ट्रीटी ऑफ अमृतसर? एक्चुअल में ये महाराजा रंजीत सिंह आप जानते हैं, ये जो सुकरचर्या मिसल थी, जो सिख थे उनकी टोटल 12 मिसलें थी। ठीक है, तो उनमें से जो सुकरचर्या मिसल थी उससे बिलोंग करते थे, सुकरचर्या मिसल। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैप ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर थी हमारी सतलज रिवर, तो ये इसको बाउंड्री बनाया गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू ब्रिटिशर्स और सिख किंगडम के बीच में, कि सिख किंगडम इसके नीचे नहीं जाएगा और ब्रिटिश किंगडम इसके ऊपर नहीं आएगा। 1809 में साइन होती है, देन इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1839 में, 1839 में। और जो भी सक्सेसर्स आते हैं इनके बाद, जो इनके बाद थ्रोन पे बैठते हैं, वो बड़ी जल्दी विकेट गिरते चले जाते हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लगती है अपॉर्चुनिटी, तो वो 18, ठीक है, अपॉर्चुनिटी लगती है कि भाई यहाँ पर अब क्योंकि इंस्टेबिलिटी आ गई है, तो इन्होंने किया क्या, ब्रिटिशर ने यहाँ पर अपनी ट्रूप्स को खड़ा कर दिया। ठीक है, और सिख किंगडम को यहाँ पर खतरा लगा, तो वो उन्होंने सतलज रिवर को ये पूछने के लिए, फिर जानने के लिए क्रॉस कर लिया। और ब्रिटिशर्स को चाहिए था बहाना, उन्होंने बोला कि देखो भाई, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में साइन हुआ था कि सतलज रिवर क्रॉस नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुमने क्रॉस कर दी तो अब हम तुम पर अटैक करेंगे। और ये अटैक किया था हार्डिंग के टाइम पे। हार्डिंग के टाइम पे हुआ फर्स्ट एंग्लो मतलब अंग्रेज सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। कब हुआ ये? 1845 एंड 46 के बीच में। सेकंड कब हुआ था? सेकंड इस डलहौजी के टाइम पे हुआ था। सेकंड सिख वॉर इन शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है, सेकंड सिख वॉर 1848 से लेकर 49 के बीच में। डलहौजी के टाइम पे और क्या क्या हुआ था रिकॉल करो, बेंटिक के टाइम पे क्या क्या हुआ था रिकॉल करो। इसको यहाँ से मैं हटा दूँ, ठीक है, और यहीं पे मैं लिख देता हूँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर में सतलज रिवर वॉज फिक्स्ड एज दी बाउंड्री। ठीक है, सतलज रिवर जो है ये एक
बाउंड्री के तौर पर एक्ट करेगी, ये डिसाइड हुआ था अमृतसर की ट्रीटी में। और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एंडेड विद विच ट्रीटी, ये किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था, ये भी आप बताएंगे जल्दी से। तो यहाँ पर हम रिकॉल करने वाले हैं कि डलहौजी ने क्या क्या किया, काम किए थे, क्या क्या कांड किए थे यहाँ पे। तो डलहौजी ने एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, सबसे बड़ा कांड तो इसका यही था, ठीक है, हड़प नीति। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू इसने क्या क्या हड़पे थे, तो सतारा सबसे पहले, तो देन संबलपुर, देन जैतपुर, ठीक है, जैतपुर, सतारा, संबलपुर, जैतपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सब इसने जो है एक एक करके क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। पूछता है आपसे कब कैप्चर किए, तो ये 1848 में, ठीक है, ये 1849 में, 1849 में, 1852 में, 1852, और ये 1853 1854 के टाइम पे इसको किया था, ठीक है। 1853 मेनली आप याद रखो झांसी का, ठीक है। फिर 1854 में नागपुर को। डलहौजी ने ये बात बोली थी कि जो अवध है ये चेरी की तरह है। चेरी मतलब ऐसे समझ लो पेड़ में जो चेरी लगी है और वो गिरने वाली है ब्रिटिशर्स के माउथ में, क्योंकि डलहौजी को अंदाजा हो गया था कि अवध को जल्दी ही हम कब्जे में लेने वाले हैं, और अवध आ भी गया कब्जे में। 1856 में ब्रिटिशर्स के मुंह में गिर गया। किस कंडीशन में, मिस गवर्नेंस। ब्रिटिशर ने बोला कि जो आखिरी नवाब था अवध का, क्या नाम था उसका, किसी को कोई बताएगा, नवाब जो बेगम हजरत महल, अगर आपने नाम सुना हो, उस मतलब वो उसी की वाइफ थी, ठीक है। तो नवाब को बोला कि भाई तुम गवर्न नहीं कर पा रहे हो, इसलिए हट जाओ अभी। डलहौजी ने और क्या क्या काम किया, तो डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट ट्रेन चली थी, पैसेंजर ट्रेन नहीं, फ्रेट ट्रेन, ठीक है, यानी कि जो मालगाड़ी होती है। 1853 में कहाँ से कहाँ, बॉम्बे टू थाने। कितनी डिस्टेंस थी, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी बॉम्बे टू थाने, ठीक है। डिस्टेंस भी कभी कभी पूछ लेता है। और डलहौजी के टाइम पे क्या हुआ था, तो टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, ठीक है। PWD पोस्टल वर्क डिपार्टमेंट सेटअप किया गया था। एंड क्या किया गया था इसके टाइम पे, जो आपका वुड्स डिस्पैच है, जिसको कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। 1854 में आया था, 1854 में। और कुछ आप रिकॉल कर सकते हैं इसे डलहौजी से। बेंटिक के टाइम पे रिकॉल करें क्या, तो बेंटिक के टाइम पे आया था मैकुलेज मिनट, ठीक है, मैकुलेज मिनट आया था, ये एजुकेशन को लेके था, ठीक है, 1835 में, ठीक है। बेंटिक के टाइम पे ही एबॉलिशन ऑफ सती हुआ था। अब क्योंकि इसके टाइम पे एबॉलिशन ऑफ सती हुआ था, तो इससे हम रिकॉल कर सकते हैं डलहौजी के टाइम पे पास हुआ था, एक सेकेंड, डलहौजी के टाइम पे पास हुआ था विडो रिमैरिज एक्ट। कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा कैनिंग के टाइम पे, लेकिन अगर डलहौजी होगा तो डलहौजी आप मार्क करेंगे, दोनों होगा तो भी डलहौजी मार्क करेंगे, ठीक है। विडो रिमैरिज, अगर डलहौजी नहीं होगा तो कैनिंग के साथ जाएंगे आप, ठीक है। ये 1856 में पास हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मेन रोल था, जिस तरह से सती के एबॉलिशन में मेन जो रोल था वो राजा राम मोहन राय का था। इसके टाइम पे जो सर्किट कोर्ट्स हैं उनको एबॉलिश किया गया था, एबॉलिशन ऑफ सर्किट कोर्ट्स, प्लस ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको पता है ना कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, जिसको सेंट हेलेना एक्ट भी बोलते हैं, इसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था, और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, लग दी लाहौर दी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई थी आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। अगला क्वेश्चन करेंगे, एंड दैट इज मेघदूत वॉज रिटन बाय विच पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो किसने लिखा था, यस, ठगी सप्रेस हुआ था, बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ ठगी कहाँ गया, सेपरेशन ऑफ ठगी भी इसी के टाइम पे हुआ था। सर यदि SSC का PYQ पार्ट 4 कर रखा है तो इसे करना ज़रूरी है, अगर कर रखा है रिवाइज़ नहीं किया तो रिवाइज़ करो, ठीक है। डर की जब क्वेश्चन आएगा मेघदूत जी तो मैं समझा दूंगा, तो क्लास के लास्ट में पूछेगा, आपको बता दूंगा, ठीक है, अभी नहीं, बीच में नहीं। मेघदूत वॉज रिटन बाय विच पोएट ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो मेघदूत किसने लिखी थी, कालिदास, व्यास, रविकृति या फिर हरिसेन ने। तो हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे और इन्होंने कौन सा प्रशस्ति कंपोज किया था। रविकृति किसके कोर्ट पोएट थे और इन्होंने कौन सा प्रशस्ति कंपोज किया था। व्यास ने लिखी थी महाभारत, और महाभारत को
रज़्मनामा में किस में मतलब महाभारत को पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था रज़्मनामा नाम से। रज़्मनामा किसने किया था? कालिदास इसके सही आंसर होंगे। कालिदास की और कौन कौन सी बुक है? मेघदूत, मेघ का मतलब बादल, दूत का मतलब मैस्टर। अब तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, है ना, नवरात्रे चल रहे हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप चैट कर लेते हो। तब थोड़ी ना होते तो तब तो मेघ को बनाया जाता था, कबूतर को, बादलों को, है ना, नेचर के एलिमेंट्स यूज़ किए जाते थे। तो ऋतु संहारा ध्यान रखेंगे, ऋतु संहारा। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, ये लव स्टोरी है मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य डायनेस्टी के बाद आई थी, वो है आपकी डायनेस्टी, है ना। और अगर बात करें ऋतु संहारा, मालविका अग्निमित्र हो गई, और कौन सी? रघुवंश, रघुवंश और ऋतु मालविका अग्निमित्र, और एक और लव स्टोरी आपकी कुमार संभवम, ठीक है, कुमार संभवम। इसके अगर बात करेंगे तो इज़ अबुल फजल, ठीक। रवि कृति ने कंपोज किया है। रवि कृति कोर्ट पोएट थे किसके? पुलाकेशिन द सेकंड के, जो चालुक्य डायनेस्टी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे। और इन्होंने कंपोज किया था इनकी प्रशंसा में आइहोल प्रशस्ति, जो कि कर्नाटका में। हरिसेन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज करी थी। प्रयाग प्रशस्ति। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है, बिकॉज इसी प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 24 बैटल्स लड़े थे और एक भी हारे नहीं थे। तो विंस्टर आर्थर स्मिथ ने, यानी V.A. स्मिथ ने इनको बोला था क्या? नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा करवा दें क्या? ये बताओ, अच्छा हरी सेन जो है, करवा ही देते हैं चलो, पेज खाली नहीं छोड़ा जाता है ना, पेज खाली नहीं छोड़ा जाता। हरी सेन जो है, एक्चुअल में होता क्या था, मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे, मौर्य एम्पायर के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट होती थी, जैसे कि कुमार अमर्त्य, अमर्त्य, ठीक है, संधि विग्राहिका, संधि विग्राहिका, दंड नायिका, दंड नायिका, और संधि विग्राहिका, दंड नायिका, और कौन सी थी? संधि नगर श्रेष्ठी, ठीक है, नगर श्रेष्ठी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी पोस्ट हरिसेन ने होल्ड नहीं करी थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है एक्चुअल में जो कुमार अमर्त्य है ना, तो ये क्या है कुमार अमर्त्य? तो ही इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑफिसर, ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था मौर्य एम्पायर के टाइम पे। संधि विग्राहिका कौन होता था? संधि का मतलब होता है कि जो काइंड ऑफ ट्रीटी साइन होती है, संधि, ठीक है। तो ही वॉज ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस। दंड नायिका, महादंड नायिका बोलते थे इसको, तो महादंड नायिका होता था ऑफिसर ऑफ जस्टिस, मैं इन शॉर्ट जस्टिस लिख रहा हूँ। नगर श्रेष्ठी होता था चीफ बैंकर, ठीक है, चीफ बैंकर। तो ध्यान रखिएगा, ये वाली जो पोस्ट है मैंने जो सबसे लास्ट में लिखी है, नॉट हेल्ड बाई हरिसेन, ये हरिसेन ने होल्ड नहीं करी थी। और ये चीज़ तो अब समुद्रगुप्त की बात आई है, तो एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज? तो इट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया का ही नहीं, एशिया का भी है, ठीक है, एंड एशिया टू। एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बिकॉज ये 1875 1875 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें 1849, सॉरी 1878 में तो वो टोक्यो वाला हुआ था, 1875 में बॉम्बे वाला, और 1992 में हुआ था ये, ठीक है, 1992 में। जब 1991 में हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, आपको पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, उसके अगले साल इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और जो टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज है जापान का, वो 1878 में इस्टेब्लिश हुआ था। राजा राजा दी फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन? सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक माने जाने वाले राजा राजा प्रथम किस वर्ष राजा बने थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर दीजिए। और किसी का कोई डाउट होगा तो इस क्वेश्चन के बाद पूछ लेगा अगर कुछ डाउट होगा। तो राजा राजा 1 की बात करेंगे तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर नहीं है। तो फाउंडर कौन है? तो एक्चुअल में पहले तो ये ध्यान रखो कि चोला 2 टाइम पीरियड में हम पढ़ते हैं, एक तो अर्ली चोला और एक लेटर चोला,
ठीक है। तो अर्ली के बारे में उतनी चीज़ें पढ़ते हैं नहीं हम, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हमें लेटर चोला के बारे में पढ़ना होता है। तो एक्चुअल में जो अर्ली चोला है वो संगम एज वाले हैं, ठीक है, ये संगम एज वाले हैं। संगम एज की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी AD तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम संगम एज बोलते हैं। कमेंट करके बताओ इसमें क्या हुआ था ना, 3 संगम हुई थी टोटल, 3 मतलब असेंबली हुई थी पोएट्स की, बड़े बड़े जो पोएट्स थे, ठीक है, विद्वान थे, उनकी मीटिंग हुई थी। तो उनमें से कौन सी, मतलब चलो बता देता हूँ मैं, दूसरी मीटिंग पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तमिल टेक्स्ट को कंपोज किया गया, तो उसका नाम बता सकते हैं आप, क्या नाम था उस तमिल टेक्स्ट का? तो ये है संगम एज, जहाँ पर ये था आपका चेरा वाला एम्पायर, जिनको अशोका के इंस्क्रिप्शन में केरल पुत्ता करके मेंशन किया गया है। ये हैं पांड्या और इसके ऊपर हैं चोल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कैपिटल क्या थी एंड कैपिटल के अलावा इनका पूछता है कि एम्ब्लेम क्या था। तो इनकी कैपिटल थी वंजी, ठीक है, वंजी, और इनका एम्ब्लेम बो एंड एरो, धनुष बाण, जो राम जी का है ना। चोला की अगर बात करें तो इनकी कैपिटल थी उरायूर भी थी, उरायूर बाद में बनी, पहले तंजौर थी, ठीक है, तो तंजौर या फिर उरायूर। पांड्या की अगर बात करेंगे तो पांड्या की थी मदुरई, और इनका एम्ब्लेम क्या था पांड्या वालों का, इनका था फिश, मछली, और इनका क्या था, टाइगर था। इनका जो पोर्ट सिटी था यानी कि बंदरगाह, दैट वाज पूहड़, या फिर जिसको कि कावेरी पट्टनम बोलते हैं, ठीक है, कावेरी पट्टनम या फिर कावेरी पट्टनम, राइट। एंड चेरा का था मुजरी एंड टोंडी, मुजरी और टोंडी चेरा का था पोर्ट साइट। और पांड्या का क्या था, पांड्या का था कराईकाल, और सॉरी कराईकाल तो फाउंडर थे चोला के। पांड्या का था आपका चेरा का मुजरी टोंडी था, चोला का पुगर था, और पांड्या का एकदम से दिमाग से जा रहा है, किसी को याद आ रहा है पांड्या का जो मैंने आपको पढ़ाया था PYQ सीरीज 1, जिसने किया होगा उसको पता होगा, ठीक है। तो अब चोला के जो फाउंडर थे, अर्ली चोला की अगर बात करेंगे तो वो थे आपके कराईकाल, ठीक है, ये फाउंडर थे जो अर्ली चोला थे। लेकिन हमें मेनली पढ़ना किसके बारे में होता है, लेटर चोला के बारे में। लेटर चोला कब आए थे, तो लेटर चोला का मेनली जो उद्गम हुआ था वो 9th सेंचुरी AD के टाइम पे हुआ था, ठीक है, नहीं कोड़कई, यस कोड़कई, ठीक है, कावेरी पट्टनम नहीं, कावेरी पट्टनम तो उनका था, कोड़कई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 9th सेंचुरी AD के टाइम पे फिर से इनका इमरजेंस होता है, कहाँ पे, यहीं पे कावेरी पट्टनम में ही। तो यहाँ पे उस टाइम पे मतलब 9th सेंचुरी AD के टाइम पे पल्लव का रूल था, तो पल्लव के अंडर में ही रूल कर रहे थे मुत्तरैयार, जैसे कि आज जैसे BJP है ना। तो एक्चुअल में हम NDA क्यों बोलते हैं, NDA इसलिए बोलते हैं क्योंकि BJP और उसके साथ साथी जो गठबंधन दल हैं वो अपनी अपनी जगह पे रूल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा, अब जैसे मैंने एक पिक्चर शेयर करी थी ना, वॉलीबॉल टूर्नामेंट करवाया था, तो उसमें चीफ गेस्ट आई थी, मैंने बताया था ना MLA मैडम, तो सरोज खुरीली उनका नाम है। तो वो NDA से हैं, मतलब कि वो BJP से नहीं है, लेकिन उनका एक दल है अपना दल करके। तो क्या है कि मतलब BJP ने बोल दिया कि इस वाले रीजन पे आप रूल करो, मतलब रिलेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, बस आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि मुत्तरैयार थे कावेरी पट्टनम में, कावेरी डेल्टा में, तो इनको यहाँ से हटाने का काम किया था विजयलया ने। तो इनको फाउंडर माना जाता है लेटर चोला का, विजयलया ने। और इन्होंने गॉडेस वहाँ पे मतलब पूहर में या फिर कावेरी पट्टनम में, कावेरी डेल्टा जहाँ कावेरी रिवर डेल्टा बनाती, वहाँ पर गॉडेस निशुम्बा सुदिनी के लिए एक मंदिर भी बनवाया, एक टेम्पल बनवाया विजयलया ने। इसके बाद आते हैं राजा राजा द फर्स्ट, 985 AD में थ्रोन पे बैठते हैं। देन इनके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, राजेंद्र चोला। कब आते हैं, इन्हीं के बेटे थे राजा राजा द फर्स्ट के, ये आते हैं 1014 AD में। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो गजनी था, महमूद ऑफ गजनी, जो गजनवाइड एम्पायर का एक रूलर था, तो महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, गौरी और गजनी में कंफ्यूज मत किया करिए, ठीक है, गौरी बाद में आया था काफ़ी, मतलब बहुत बाद में भी नहीं, लेकिन हाँ वो आया था आपका 1190 के टाइम पे, है ना, 1191-92 बैटल ऑफ तराई। तो ये है महमूद ऑफ गजनी, जिसका पहला अटैक इंडिया में कब हुआ था, महमूद गजनी का 17 बार अटैक किया था इसने। तो पहला अटैक हुआ था 1001 AD में, है ना, जहाँ पर इसने किंग जयपाल को हराया था। तो राजेंद्र चोला का मतलब एक हम बोल सकते हैं कंटेम्प्रेरी था, समकालीन था ये, ठीक है। इतना ही रखते हैं, बाकी चोला के बारे में और भी बहुत है। उर क्या होता है, सभा क्या होता है, आपका जो आपका ये जो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है,
डिफरेंट लैंड डोनेशंस हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रख लो, टेम्पल्स भी इनको देखना है, इनके टेम्पल्स भी। बस एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लो, एंड दैट इज़ कि ये जाने जाते हैं अपने ब्रॉन्ज आर्किटेक्चर के लिए। जो उन्होंने, जैसे एक नटराज की मूर्ति मिलती है यहाँ पर ब्रॉन्ज की बनी हुई, और वो ब्रॉन्ज की जो मूर्ति बनाते थे, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक करके एक टेक्निक होती है, उसका यूज़ करके बनाते थे। सिक्स्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? मणिपुर हिल्स, नागा, पाटली या फिर मीज़ो? पूर्वांचल हिल की जब हम बात करते हैं तो हम कौन से हिल्स की बात कर रहे हैं? तो यहाँ की हिल्स की बात कर रहे हैं, पूर्वांचल हिल्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट की। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए सेग्रीगेशन यहाँ पे, एंड दैट इज़ कि ये वाला जो पार्ट है ये हिमालय का पार्ट है, जिनको हम पूर्वांचल हिल बोल रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला जो आप यहाँ पर पार्ट देख रहे हो, दिस वाला पार्ट, ये एक्चुअल में हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, जिसको अभी हम टच नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ध्यान रखिएगा इसका, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो ये जो यहाँ पे ये हिल्स है ना, ये हैं आपकी पूर्वांचल के हिल्स। ठीक, पूर्वांचल हिल्स मतलब जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की हैं। तो कौन कौन सी हिल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ पर ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। डाफला, ठीक है, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो हिल्स के नाम पड़े वहाँ की ट्राइब्स के नाम पे पड़े। ये तो भूटान है, देन यहाँ पर आपका अरुणाचल है, तो डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, नीशी। ये ऑर्डर में बता रहा हूँ आपको, ये डाफला है, ये मीरी है, ये अबोर है, ये मीशमी है और ये नीशी है। ठीक, इसके बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे ना, ठीक है, तो ये पटकाई बम है, देन नागा है, देन मणिपुर हिल्स है, देन मीज़ो हिल्स है। ठीक है, ये है मणिपुर हिल्स और ये है आपकी मीज़ो हिल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट नहीं है पूर्वांचल हिल्स का? तो मणिपुर हिल्स भी हैं, नागा भी हैं, मीज़ो भी हैं, बट पाटली नहीं है। पाटली आपका पड़ता है पाटलीदून, है ना, देहरादून, ये सब आपको देखने को मिलेगा जो हमारा नदर्न पार्ट है, यानी उत्तराखंड के जो आसपास वाला रीजन है, वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी पाटली। वैसे पाटली हिल्स तो ये दिल्ली तक जाती हैं आपकी। एक सेकेंड, ठीक है, क्लियर। तो पाटली हिल्स की अगर बात करेंगे तो ये जो उत्तराखंड वाला रीजन है वहाँ पे आगे बढ़े अभी। ठीक है, बाकी ये गारो, खासी, जयंती हम देखेंगे जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे तब। व्हिच अमंग द फॉलोइंग, और पटकाई बम तो देख लिया। ठीक है, और ये ऑर्डर में ध्यान रखना, पटकाई, नागा, मणिपुर, मीज़ो। मीज़ो हिल्स को लुशाई हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, लुशाई। अगला है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज इज द लॉन्गेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश की, म्यांमार की, चाइना की, फिर पाकिस्तान की? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। तो सबसे लंबी कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया की टोटल कितनी है लेंथ? टोटल अगर बात करेंगे तो 15,106 रफली, 15,106 किलोमीटर। और कितनी कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ बनाती हैं, उनको हम कैसे याद करते हैं? तो उनको हम याद करते हैं इस तरह से, बचपन में MBA ऐसे याद करते हैं, जहाँ पे B से है आपका बांग्लादेश, ठीक है, इन शॉर्ट बांग्ला लिख रहा हूँ मैं। CH से आपका चाइना है, P से पाकिस्तान है, ये आई थिंक सबको पता होगा, नेपाल, म्यांमार का पुराना नाम बताइए, एंशिएंट नेम, ये आपका भूटान, और ये आपका अफ़गान। ठीक है, अफ़गानिस्तान। और ये ऑर्डर में, यानी कि सबसे लंबी हम बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ, सबसे शॉर्टेस्ट अफ़गानिस्तान के साथ। कितनी? तो बांग्लादेश के साथ अगर बात करेंगे 4,096 किलोमीटर की, टोटल 15,106 में से बांग्लादेश के साथ सबसे हम लॉन्गेस्ट शेयर करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर। बस ये 3 याद करने, सबके आपको याद कर नहीं रखना है। और अफगानिस्तान के साथ याद करना जो सबसे शॉर्टेस्ट है, 106 किलोमीटर का। ठीक है, क्लियर। और ये भी आप बताएंगे, तो ये है हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री पूरा। ठीक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, जिसके साथ हम बाउंड्री बना रहे हैं। कमेंट में आप बताएंगे कि हमारे कौन से ऐसे 2 स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन से ऐसे
कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, 3 कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। ये आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, प्लस आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं आया। ये एक चीज़ का आंसर करेंगे और ये जो अगला क्वेश्चन है इसका। चलिए, सॉरी फॉर द ब्रेक। चलिए, तो क्वेश्चन ये था कि 2 स्टेट कौन से हैं जो 3 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो एक तो आपका सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। नेपाल, भूटान और चाइना के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। दूसरा कौन सा स्टेट है? तो चलो पहले तो ये इसका आंसर क्या होगा? स्टेट जो 3 साइड के साथ 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, दिस इज त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा अगर आप ध्यान से देखेंगे ये है, ठीक है। त्रिपुरा तीनों साइड से घिरा हुआ है। देन है हमारा अरुणाचल प्रदेश जो दूसरा स्टेट है। तो यहाँ पर ये भूटान, यहाँ पे चाइना और यहाँ पे म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है। ऑलराइट, अगला है हमारा, एंड दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून्स ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के सभी दूनों में सबसे बड़ा है? पाटली दून, जम्मू दून, देहरादून या फिर कोटली दून? कौन सा दून है जो सबसे बड़ा है? अब ये दून होता क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़ और शिवालिक, ठीक है। इसके ऊपर भी हैं जिनको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, इनको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक माउंटेन रेंज है। ये हम रेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई थी, ठीक है, इतना तो आई थिंक सभी को पता होगा कि ये है यूरेशियन प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट जब कोलाइड हुई थी, इसका कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट से, ठीक है, इसका कोलिजन हुआ था इंडियन प्लेट से। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ था किसका? हिमालयास का, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ था हिमालयास का, ठीक है। और यहाँ पर क्या था? कौन सा सी था? टेथीस सी, है ना। तो ये है क्या है कि डिफरेंट माउंटेन रेंजेस यहाँ से निकल के आई। जो सबसे पहली वाली है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर हिमालयास, जो मिडिल वाली है इसको हम मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, मिडिल या फिर लेसर हिमालय, और जो तीसरी वाली है इसको हम शिवालिक या फिर आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं, शिवालिक या आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या फिर इसको हम हिमाद्री या फिर इनर हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है, इनर हिमालय।
और इसको मिडिल या लेसर के नाम से जानते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मिडिल और ये जो ग्रेटर और मिडिल है, इसके बीच में पहली बात तो आपकी कश्मीर वैली पड़ती है। यहीं पे जो कश्मीर घाटी है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। जो मिडिल और शिवालिक है, इनके बीच में आपको इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेंगी, और इन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को ही हम बोलते हैं दून, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, जो वैली हैं, जो घाटी हैं, इन्हीं को ही हम जानते हैं दून के नाम से। जैसे कि पाटली दून, कोटली दून, जम्मू दून, देहरादून, और देहरादून इनमें से सबसे बड़ा दून है। मिडिल और जो लेसर हिमालय, इसके डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम हैं। जैसे कि कश्मीर में इसको बोला जाता है पीर पंजाल। ठीक है, कश्मीर में इसको बोला जाता है पीर पंजाल। हिमाचल में इसको किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश में इसको जाना जाता है धौलाधर के नाम से। ठीक है, धौलागिरी नहीं, धौलागिरी एक पीक का नाम है, एक चोटी का नाम है जो कि आपका नेपाल में पड़ती है। ये धौलाधर है, इस माउंटेन रेंज का नाम है हिमाचल में। उत्तराखंड में इसको नाग तिब्बा के नाम से जाना जाता है, नाग तिब्बा। और वहीं पे अगर हम नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में इसको महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाभारत रेंज। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमारा दून है, लॉन्गिट्यूडनल वैली है, किसके बीच में? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दैट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री जो होता है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? क्या चीज? यस, वेस्ट बंगाल भी है। वेस्ट बंगाल भी शेयर करता है 3 कंट्रीज़ के साथ। अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल यहाँ नेपाल के साथ भी शेयर करता है, भूटान के साथ भी शेयर करता है, और बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलो हम कर ही लेते हैं उस चीज़ को। बिल्कुल करता है, क्यों नहीं करता है। जैसे बांग्लादेश में कैसे हम याद करते हैं कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इसको हम याद करते हैं मैम टेक वाटर। ठीक है, मैम टेक वाटर। तो एम से है आपका मेघालय, है ना, जो एकदम बांग्लादेश की गोद में बैठा हुआ है। ए से क्या है? ए से है आपका असम। ठीक है, अरुणाचल मत कर देना। एम से हो जाएगा यहाँ पर मिजोरम। टी से हो जाएगा त्रिपुरा, जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एंड डब्ल्यू से हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसी तरह हम नेपाल का कैसे याद करते हैं? तो नेपाल का हम सुब्बू करके याद करते हैं, सुब्बू। सुब्बू मतलब एस से आपका सिक्किम है, यू से आपका उत्तर प्रदेश है, बी से आपका बिहार है, बी से आपका बंगाल। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल नहीं, बंगाल करके याद करेंगे। यू से आपका उत्तराखंड है। ठीक है, और बासा करके याद करते हैं हम भूटान के बॉर्डर को। तो बी से है अगेन बंगाल। ठीक है, तो बंगाल 3 के साथ कंट्रीज के साथ बाउंड्री बना रहा है। ए से हो जाएगा आपका अरुणाचल, एस से हो जाएगा आपका सिक्किम, और ए से हो जाएगा आपका असम। ठीक है, जो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। क्लियर? आगे और ये बताइए कि बांग्लादेश को कौन सी CAPF गार्ड करती है, और कौन सी CAPF है जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर को गार्ड करती है? कौन सी CAPF है? तो पहले यही कर लेते हैं, देन आगे मूव ऑन करते हैं। तो CAPF जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को जो गार्ड करती है वो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और नेपाल और भूटान, इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगी सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो ये होते हैं आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, आप बोल सकते हैं उनको। ठीक है, BSF, SSB। और चाइना वाले बॉर्डर पे ITBP है। और सबसे पुराना CAPF कौन सा है? सबसे बड़ा भी CAPF, वो आपका CRPF है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्राइम मिनिस्टर द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? आर्टिकल 52, 377, 60 या फिर 74? कौन सा आर्टिकल है जो ये बोलता है कि प्राइम मिनिस्टर हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? तो आर्टिकल नंबर 52 तो बोलता है क्या? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 52 तो नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 60 क्या बात करता है, और आर्टिकल 377 हमें याद करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 60 बात करता है ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करता है।
और ये कौन दिलाता है जरा बताएंगे। और आर्टिकल नंबर 74 बात करता है दैट प्राइम मिनिस्टर देयर शैल बी, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 74 बोलता है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टू एड एंड एडवाइज, टू एड एंड एडवाइज दी प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होना चाहिए। और उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, मुखिया कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। तभी प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है डी फैक्टो हेड या फिर रियल हेड। एक सेकेंड, ठीक है। तो पीएम को डी फैक्टो हेड बोला जाता है, इसीलिए डी फैक्टो का मतलब होता है रियल हेड, ठीक है। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल हेड, और जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है आपका डी ज्यूरे हेड, ठीक है। ही इज़ द डी ज्यूरे हेड, या फिर इसी को ही हम नॉमिनल हेड बोलते हैं, या फिर टाइटलर हेड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बिकॉज प्रेसिडेंट के पास एक्चुअल पावर नहीं होती है, एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। क्यों? क्योंकि देश को कौन चला रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो इसीलिए इसको हम डी फैक्टो या फिर रियल हेड बोलेंगे। वहीं प्रेसिडेंट की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर जो 53 है वो क्या बोलता है? आर्टिकल 53 बोलता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट ऑन प्रेसिडेंट, यानी कि जो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके ऊपर है, किस में निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। दैट मीन कि जो प्रेसिडेंट है ही इज द नॉमिनल हेड, ठीक है, सिर्फ नाम का हेड है, सिर्फ साइन उसके नाम पे होते हैं, बट एक्चुअल में जो काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है थ्रू इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? 377 वो कैग से संबंधित है, हमें नहीं करना है उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, और किसने बोला था जरा बताइए, हु सेड दैट पीएम इज द लिंच पिन ऑफ द गवर्नमेंट? ये क्वेश्चन भी रिसेंट में आया था, ठीक है। लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट किसने बोला था प्राइम मिनिस्टर को? अगला क्वेश्चन है 10th, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम ऑन कोर्ट स्पोर्ट्स इज करेक्ट? कौन सा सही है? नंबर ऑफ ये स्पोर्ट्स पर्सन्स, और यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, बास्केटबॉल और हैंडबॉल। तो आप में से काफ़ी लोगों को ये ट्रिक पता होगी कि किस तरह से हम याद करते हैं इसको। हम याद करते हैं कि भाई हम 5 बास्केट्स लेके आए, ठीक है, उसमें 6 वॉली डाली, देन फिर हम क्या करते हैं, हम 7 दिन हाथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, नहाने के लिए और काफ़ी सारे कामों के लिए, और ठीक है, और नेट का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, ये है आपका बेस, ठीक है। 5 बास्केट लाए, उसमें 6 वॉली डाली, और 7 दिन हम हैंड का उपयोग करते हैं, देन हैंड के बाद नेट, क्योंकि हमें बेस मिल चुका है, और बेस बॉल, ये है बेस बॉल, ये है नेट बॉल और हैंड बॉल, ये है आपका वॉलीबॉल, ये है आपका बास्केटबॉल, ठीक है। तो ये सारे याद हो जाएंगे आपको। बास्केटबॉल में वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेट बॉल एंड बेसबॉल। तो हैंड बॉल में 9 नहीं होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं बेसबॉल में। बास्केटबॉल में 5 होते हैं, ये सही है, ओनली 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा ये बताइए वाटर पोलो में कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स इन वाटर पोलो। और लिंच पिन ऑफ गवर्नमेंट बोला था नेहरू ने, नेहरू ने बोला था। क्यों बोला था? ये आर्टिकल 78 से हमें पता चलता है, जो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वाटर पोलो में होते हैं टोटल आपके 7 प्लेयर्स, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11th, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अनटचेबल्स? अनटचेबल्स किसने लिखी? खुशवंत सिंह, मुल्क राज आनंद, या फिर आर.के. नारायण, या फिर अंबेडकर जी ने? तो अनटचेबल खुशवंत सिंह जी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, एक तो ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, और कौन सी है? और है एक ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मेलाइस, ठीक है, एंड अ लिटिल मेलाइस।
मुल्क राज आनंद की बात करेंगे, एक तो अनटचेबल है, और एक ध्यान रखना इनकी स्वॉर्ड एंड सिकल है, स्वॉर्ड एंड सिकल, एंड स्वॉर्ड एंड सिकल है, एंड टू लीव्स एंड अ बड, टू लीव्स एंड अ बड, ये भी नहीं किया। ठीक है, आर के नारायण जी की बात करेंगे तो मालगुड़ी डेज, अच्छा मालगुड़ी डेज एक शो आता था दूरदर्शन पे, किस किसने देखा है उसको, और दी गाइड, दी गाइड। अंबेडकर जी की अगर बात करेंगे तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर अ वीज़ा, ये तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है अंबेडकर जी की। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी जिन्होंने खुद से अपनी जीवनी लिखी, प्लस एनिलेशन ऑफ कास्ट, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, और कौन सी है अंबेडकर जी की, एंड दैट इज बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्धा एंड हिज धम्मा। तो ये 3 किताबें अंबेडकर जी की याद करेंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी मैंने किताबें लिखी हैं, कितनी हो गई, 3 2 5 2 7 2 9 और एक 10 किताबें हो गई हैं इस पूरी स्लाइड में। ठीक है, अच्छे से इनको रट लेना। अब जब हम आगे करेंगे तो मैं लिखने वाला नहीं हूँ इनको, सिर्फ हम खटखट ऐसे रिवाइज ही करेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईच सिंगर, सॉरी विच सिंगर, नॉट ईच सिंगर, विच सिंगर वॉज वन ऑफ द नवरत्न्स, दैट इज 9 jewels इन दी कोर्ट ऑफ मुगल एम्प्रर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, तो किसके कोर्ट, मतलब अकबर के कोर्ट में कौन नवरत्न था इसमें, ये पूछा है आपसे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अल्लाह राखा, उस्ताद हामिद लाहौरी, आमिर खुसरो या फिर तानसेन। यस, स्वामी एंड फ्रेंड भी, यस यस यस, स्वामी एंड फ्रेंड, यहाँ पर स्वामी एंड फ्रेंड भी आप मालगुडी डेज द गाइड एंड स्वामी एंड फ्रेंड भी नोट कर सकते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड। चलो, तो कौन से सिंगर थे जो अकबर के कोर्ट में नवरत्न थे? पूरा नाम एक तो आपको यहाँ से याद हो गया, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का पूरा नाम था। अल्लाह राखा, अल्लाह राखा नहीं थे, अल्लाह राखा तो यार जाकिर हुसैन जो अभी जिनकी डेथ हुई है रिसेंट में, है ना, आपको पता होगा, काफ़ी बड़े तबला वादक थे, उनके पिता थे ये। उस्ताद अहमद लाहौरी, अहमद लाहौरी तो भैया आर्किटेक्ट था शाहजहाँ के टाइम पे, जो ताजमहल है ना बनाया शाहजहाँ ने था, बनवाया, लेकिन आर्किटेक्ट उसका यही था। एंड डू नॉट कन्फ्यूज हिम फ्रॉम उस्ताद हामिद लाहौरी, ये भी शाहजहाँ के टाइम पे था और इसने शाहजहाँ की जीवनी लिखी थी, नाम बता सकते हैं उसका आप? आमिर खुसरो, ये तो अलाउद्दीन के टाइम पे था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे था ये, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको टाइटल दे के रखा था, क्या टाइटल दे के रखा था इसको? इसको टाइटल दे के रखा था तूते हिंद। तूते हिंद का मतलब होता है पैरट ऑफ इंडिया। आमिर खुसरो ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या था? कोई बता सकता है उस बुक का नाम, जो कि एक्चुअल में क्या नाम था उसका? नूह सिफिर। ठीक है, नूह सिफिर। ये जो नूह सिफिर थी किताब, ये अलाउद्दीन खिलजी पे बेस्ड नहीं थी, ये खिलजी डायनेस्टी के बाद जो तुगलक डायनेस्टी आती है उसका जो रूलर था मुबारक शाह, मुबारक शाह के बारे में पोएम थी ये। मुबारक शाह के जो रेन था उसके शासनकाल के बारे में जो पोएम थी नूह सिफिर, जो आमिर खुसरो ने लिखी थी। और आमिर खुसरो को टाइटल दिया था अलाउद्दीन ने तूते हिंद का, और खुसरो ने क्या क्या हो गया यार इसे, चल क्यों नहीं, खुसरो ने क्या टाइटल दे के रखा था? तो खुसरो ने क्या हो गया यार इसमें, एक सेकेंड, थिंक यार कुछ ग्लिच हो रहा है इसमें पेन टैब में। हो रहा है इसमें पेन टैब में, वॉइस प्रॉपर है ना? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यार इसका ये होगा, ठीक है, मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर 2।
मुबारक शाह, यहाँ पर मैंने आपसे क्या पूछा था, अलाउद्दीन को क्या टाइटल मिला था आमिर खुसरो से, तो इसको टाइटल दिया गया था सिकंदर आज़म का। वॉइस प्रॉपर है, सिकंदर आज़म, ठीक है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर, चलो तो तानसेन सही आंसर होगा। अब तानसेन से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तानसेन का पहले तो ओरिजिनल नेम पूछेगा आपसे, ठीक है, ओरिजिनल नेम क्या था, देन इनके गुरु का नाम क्या था, ओरिजिनली ये किसके कोर्ट में थे, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने बहुत सारे ध्रुपद कंपोज किए थे। ही कंपोज ध्रुपद्स फॉर इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस, ठीक है। ध्रुपद्स कंपोज किए गए थे बाई तानसेन। तो तानसेन का जो ओरिजिनल नेम था दैट वाज रामतनु पांडे, ठीक है। रामतनु पांडे इनका ओरिजिनल नेम था। गुरु का नाम था हरिदास। ऑप्शन में रविदास भी आएगा, ध्यान रखना, पक्का आएगा अगर जब भी पूछेगा क्वेश्चन। और ओरिजिनली ये राजा रामचंद्र सिंह, जो ग्वालियर के राजा थे, उनके कोर्ट में थे, राजा रामचंद्र सिंह ऑफ ग्वालियर, ठीक है। देन बाद में अकबर ने इनको इनवाइट किया था और अकबर ने ही इनको टाइटल दिया था मियाँ का, ठीक है। अकबर ने ही मियाँ का टाइटल दिया था तानसेन को। बस इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा तानसेन के बारे में, ठीक है। और ये बताओ तानसेन महोत्सव कहाँ पे होता है हर साल, तानसेन महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। विच सिंगर, ओके आई थिंक रिपीट हो गया ये। कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो कूनो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ऑप्शन है आपके कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो कूनो की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक में तो नहीं है। कर्नाटक में कौन कौन से हैं, कर्नाटक में बांदीपुर है, रिकॉल करो, और कौन कौन सा है, बनरघट्टा है, बनरघट्टा है, एंड नागरहोल है, एंड अंशी नेशनल पार्क है। तो ये सारे नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे कूनो में, सॉरी कर्नाटक में। कूनो की अगर बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में है ना। यहीं पे अभी चीताज जो थे हमारे नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लाया गया था, यहीं पे इंस्टॉल किए गए थे इनको। मध्य प्रदेश मोस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान अगर कहीं हैं तो वो आपके मध्य प्रदेश में ही है। कूनो के अलावा और कौन कौन सा है, तो माधव है, पेंच, पेंच तो खैर बॉर्डर में मेनली आपका महाराष्ट्र में आएगा तो इसमें तो नहीं, पन्ना, ठीक है, पन्ना हो जाएगा आपका। और कौन सा हो जाएगा आपका, कान्हा हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश में, है ना। और कलिंजर का किला तो तुम जानते ही हो, तो वो जो कलिंजर है ना उसी के पास में ही पड़ता है ये पन्ना वाला, ठीक। तो ये ध्यान रहेगा आपको। गुजरात में अगर बात करेंगे तो गिर नेशनल पार्क है, ये किसके लिए फेमस है बताएंगे, ब्लैक बक है, ब्लैक बक है, वंसदा है, और मरीन नेशनल पार्क है। ये कहाँ पर है सब आपके, सब में नेशनल पार्क ऐड कर लेंगे। गिर जो आपको पता है एशियाटिक लायन के लिए फेमस है ना, एशियाटिक लायन के लिए। और राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो राजस्थान के जो लोग होते हैं वो सर में एक पगड़ी पहन के रखते हैं, तो सर इसका, ठीक है। आर से राजस्थान, आर से रणथंभौर, रणथंभौर, केवलादेव, केवलादेव, यहाँ पर एक लेक भी है ना, केवलादेव घाना के नाम से, जो कि आपका एक रामसर साइट तो है ही, लेकिन साथ साथ मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। डेजर्ट नेशनल पार्क है आपका यहीं पे ही राजस्थान में, ठीक। आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 26 है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, नॉन पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्स, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। 26 की बात हो रही है, तो हमें पता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स हैं, रिलीजियस फ्रीडम के जो राइट्स हैं वो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में दिए हुए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, नॉन पेमेंट ऑफ रिलीजियस टैक्सेस, ये आर्टिकल 26 है, ठीक है। और ये तो आपका रिलीजियस फ्रीडम में आता ही नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये एक्चुअल में आपका जो कल्चरल और एजुकेशनल राइट है 29 और 30 उसके तहत आता है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ओके ठीक, ओके ठीक है। तो 27 एक्चुअल में ये मेन जो 27 है उसकी वर्डिंग्स ये हैं, ठीक है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि किसी एक धर्म का प्रचार करने के लिए
टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन फ़ीस लगाई जा सकती है। आपने नोटिस किया होगा जब कभी आप टेम्पल वगैरह गए होंगे तो चप्पल जूते रखने के पैसे, इस तरह के कभी कभी पैसे आपसे चार्ज कर लिए जाते हैं, तो वो फीस होती है। टैक्स नहीं, लेकिन फ़ीस लेवी की जा सकती है। जो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25, ठीक है, आर्टिकल 25 ये राइट देता है एक इंडिविजुअल को, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन टू एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को क्या क्या राइट मिले हुए हैं? अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, रिलीजियस फ्रीडम की बात करें, तो ये राइट मिला हुआ है कि भाई कंसियंस है। कंसियंस का मतलब है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं, ठीक है। राइट टू प्रैक्टिस है, कुछ भी कैसे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, कैसे भी प्रोफेस कर सकते हैं अपने धर्म का, है ना, प्रोपगेट कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं। तो इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ कंसियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। 26 जो है, 26, ये रिलीजियस फ्रीडम देता है ग्रुप को, ठीक है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये रिलीजियस जो ग्रुप्स होते हैं उनको राइट मिला हुआ है। और 27 मैंने आपको बता दिया। 28 में क्या है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर प्रोहिबिटेड इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। जहाँ पर गवर्नमेंट से फंडिंग आ रही है वहाँ पर धार्मिक उपबंध यानी कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते हैं। तो 25 हो गया, एक इंडिविजुअल को राइट है। 26 आप रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, यानी कि डिनोमिनेशंस को राइट दिया गया ग्रुप को। 27 आप टैक्स से याद करेंगे कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता एक धर्म को प्रमोट करने के लिए। हाँ, सारे धर्मों के प्रचार में टैक्स का पैसा लगाया जा सकता है। और 28 की बात करें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते हैं कि आपको कल से टोपी पहन के आनी है, फिर तिलक लगा के आना है, इस तरह से किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, ठीक है। 16 द सिनो इंडियन बॉर्डर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर्स। सिनो का मतलब होता है चाइना, ठीक है। तो इंडिया जो चाइना बॉर्डर, इसको कितने सेक्टर में डिवाइड किया जाता है? तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो ये आपका वेस्टर्न सेक्टर, ये मिडिल सेक्टर और ये ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में मेनली आता है आपका लद्दाख, ठीक है, मेनली आपका लद्दाख आता है। सेंट्रल जो सेक्टर है उसमें आता है आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और ईस्टर्न सेक्टर में आता है आपका सिक्किम और अरुणाचल, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर में इसको हम डिवाइड करते हैं। वेस्टर्न सेक्टर, ये आपका सेंट्रल सेक्टर, और ये है आपका ईस्टर्न सेक्टर। क्लियर थी चीज? अब इसी जो सेक्टर, ये जो हमारा इंडिया चाइना का बॉर्डर है, जिसको कि हम कौन सी लाइन बोलते हैं? मैकमोहन लाइन बोलते हैं, है ना, जो कि चाइना मानता नहीं है। चाइना अपना अलग से मैकडोनल्ड लाइन मानता है वो, ठीक है। तो मैकमोहन लाइन है ये, जो इंडिया मानता है। तो इसी लाइन पे ही इंडिया ने कौन सा प्रोग्राम अभी चला रखा है? एंड दैट प्रोग्राम इज वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है। जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिएगा कि ये एक आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, जो 2022-23 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था टिल 2025-26 के लिए, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मेन रोल देगी, फंडिंग देगी, लेकिन स्टेट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। 2 तरह की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर होती है जिसमें पूरा कंट्रीब्यूशन सेंटर गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का कुछ नहीं होता है। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड वाली में स्टेट का भी होता है रोल, ठीक है। क्लियर रहती चीज़? और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम कहाँ कहाँ पे? तो एक तो लद्दाख हो गया आपका, जो भी बॉर्डर मैंने आपको लिखा है, लद्दाख, हिमाचल, ठीक है, और आपका सिक्किम, अरुणाचल, यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ के जो विलेजेस हैं बॉर्डर के, उनको डेवलप करने के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर? इनमें से कौन सी मार्शल आर्ट है मणिपुर से? ऑप्शंस हैं आपके मुआई थाई, कलरीपयट्टू, थांगटा या फिर गटका। नीलेश सही है। संस्कार से नोट्स 2.0 वाले बैच को मिलेगा या नहीं देख लेना, अगर पहले मिल रहे होंगे तो मिलेंगे। 2022 होगा सर, तो 2022-23 ही तो लिखा है, कहाँ गया? 2022-23, अच्छा वो 20,000 हो गया क्या? विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम मणिपुर? मुनाई थाई, कलेरी पयट्टू तो भाई केरल की है,
फ्रॉम केरला। थांगटा है मणिपुर का, गटका है पंजाब का, ठीक है। गटक के लस्सी पीते हैं यहाँ के लोग, ठीक है। काला पट्टू है केरल का। तमिलनाडु का कौन सा है? तमिलनाडु का है सीलम्बम। कैसे याद करेंगे? सीलम्बम, बम से याद करो भुवन बाम और सीला, ठीक है, सीला, तो सीला भुवन में ऐसे करके कुछ रिलेट कर लो, ठीक है, तमिलनाडु। देन मध्य प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र में किस नाम से जानते हैं? बिहार में, एंड वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानते हैं? तो अगर हम बात करें बिहार में तो इसको परीखंडा बोलेंगे, परीखंडा। एमपी में मल्लखंभा, है ना, मल्लखंभा आपने देखा होगा, इस खंभा टाइप होता है, पोल टाइप होता है, उसी में एकदम पैर वैर फंसा के किया जाता है, देखा है आपने। महाराष्ट्र में अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र का है ये मर्दानी खेल, ठीक है, मर्दानी खेल। और वेस्ट बंगाल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लठ बहुत चल जाती है तुरंत, ठीक है, तो लठ, लाठी, ठीक है, ये यहाँ का क्या है? मार्शल आर्ट है। सारे याद रहेंगे आपको। 18th, इंडिया में, इन इंडिया सिल्वर फर, जूनेपर्स, पाइन और बर्चेस, ये कॉमन ट्रीज हैं किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट के? कहाँ पर देखने को मिलेंगे? एवरग्रीन, डेसिडुअस, मैनग्रोव या फिर माउंटेन? कहाँ पे? तो देखो, एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं, सदाबहार वन, ये देखने को मिलते हैं जहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, रेनफॉल आपकी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो हमारा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के जो आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको एवरग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। डेसिडुअस देखने को मिलता है जहाँ पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। अब इसको भी हम फर्दर बाइफरकेट कर देते हैं, 70 से लेकर 150 और 150 से लेकर 200। 70 से लेकर 150 को बोल देते हैं ड्राई डेसिडुअस और 150 से लेकर 200 तक को बोल देते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस। मैनग्रोव फॉरेस्ट ये हमें कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, दलदलीय क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में। और माउंटेन फॉरेस्ट हमें माउंटेन्स में देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक करके अब इनको देखने वाले हैं, ठीक है, कि इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन मैंने बताया 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है जहाँ पे, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे होती है? गेस करो, कहाँ पे होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा? तो मानसून सबसे पहले कहाँ पे हिट करता है? यहाँ पे हिट करता है। तो जो वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है यहाँ पर हिट करता है, अंडमान निकोबार में, यहाँ पर हिट करता है। तो इंडिया में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है आपको सदाबहार वन, वो कहाँ देखने को मिलेंगे? इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। तो एवरग्रीन आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे कहाँ पर? तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में। मैं सिर्फ वेस्टर्न घाट लिख रहा हूँ बस। वेस्टर्न घाट के सिर्फ वेस्टर्न साइड में ही क्यों देखने को मिलते हैं, ये जब आप मानसून पर हम लोग पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे, तो वहाँ से आपको पता चलेगा इसके बारे में, ठीक है। अभी के लिए रट्टा मारो जिंदाबाद, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, और जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मतलब मेघालय वगैरह में, वहाँ पे देखने को मिलते हैं ये एवरग्रीन। एवरग्रीन में कौन कौन सा वेजिटेशन क्या होता है? वेजिटेशन का मतलब कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, ये पूछता है। तो वेजिटेशन है यहाँ पर एबनी, माहोगनी, ठीक है, सिंचोना और एनी, ये देखने को, खैनी नहीं है, एनी है बेटा वो, ठीक है। सिंचोना की छाल जो बार्क होती है ना, तो उसी से बनता है क्या? क्यूनाइन, जो दवा होती है जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में जहाँ जहाँ मानसून का इम्पैक्ट होता है वहाँ पर मेनली आपको डेसिडुअस, जिनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये सदाबहार वन, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं? जो दलदल में देखने को मिलते हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं क्या? और एक चीज़ यहाँ पर वेजिटेशन में नोट करिएगा, एपी हाइट, एपी हाइट्स भी नोट करिएगा यहाँ पर। मैनग्रोव की अगर बात करेंगे तो मैनग्रोव में जो पेड़ देखने को मिलते हैं उनको हम न्यूमैटोफोर्स के नाम से जानते हैं। न्यूमैटोफोर क्या होते हैं? तो न्यूमैटोफोर वो होते हैं जो पेड़ जिनकी रूट्स ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं, उनको हम लिविंग रूट्स बोलते हैं, ठीक है, लिविंग रूट्स। तो न्यूमैटोफोर्स देखने को मिलते हैं। एंड माउंटेन देख लें, या तो फिर किसी और उसमें हम चर्चा कर लेंगे क्वेश्चन में, बिकॉज इससे मुझे डेप्थ में आपको बताना पड़ेगा कि हिमालय के फुटहिल्स में, देन यहाँ पे, देन साउथ इंडिया में माउंटेन फॉरेस्ट में क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। आंसर तो एक्चुअल में इसका यही है, माउंटेन फॉरेस्ट ही, सिल्वर फर, जुनाइपर, पाइन, बर्चेस। अब होता क्या है ना कि जैसे मैंने आपको बताया एवरग्रीन, ठीक है, फिर ऐसा होता है डेसिडुअस थोड़ा कम रेनफॉल में, और देन आया आपका मैनग्रोव, ठीक है, मैनग्रोव तो दलदल में, इससे भी कम रेनफॉल होगी डेसिडुअस, यानी कि 70 से भी कम, तो वहाँ पर आ जाएगा थॉर्न, ठीक है।
थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जहाँ पर लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कांटेदार वन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की ग्रास देखने को मिलती है, घास देखने को मिलती है, और उस घास का नाम है टुस्सॉकी ग्रास। टुस्सॉकी ग्रास ये आपको थॉर्न फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हाँ, तो ये मैं आपको बोल रहा था कि जो माउंटेन वाला है इसमें क्या है ना, अब इसी में ही एक आता है आपका जो आपको पोलर एरियाज में देखने को मिलते हैं, ठंडे इलाकों में, उनको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस इसलिए इनको बोलते हैं बिकॉज ये कोन शेप के होते हैं, इस तरह के शेप के होते हैं, क्योंकि बर्फीले इलाके जो होते हैं ना वहाँ पर ये पेड़ देखने को मिलते हैं। तो सोचो बर्फ़ पड़ेगी और अगर पेड़ ऐसा होगा तो लद जाएगा, तो गिर जाएगा पेड़, तो इसलिए ऐसा कोन शेप होता है सो दैट कि बर्फ़ जो है वो नीचे गिर जाए, तो कॉनिफेरस बोलते हैं। और उसी कॉनिफेरस का वेजिटेशन लिखा हुआ है जो कि आपको माउंटेन पहाड़ों में देखने को मिलता है। पहाड़ों में इंडिया में क्यों देखने को मिलेगा? बिकॉज इंडिया में तो बर्फबारी ऐसे कहीं होती नहीं है, कहीं होती बर्फबारी, हाँ यूपी वगैरह में कहीं होती नहीं होती है, ठीक है। तो मेनली माउंटेन एरिया में जब तुम ऊपर जाओगे ना तो यहाँ होती है बर्फबारी। तुम उत्तराखंड और यहाँ हिमाचल वगैरह में जाओगे तो यहाँ पर तुमको देवदार इन सब चीज़ों के पेड़ देखने को मिलेंगे जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर माउंटेन होगा। लेकिन माउंटेन को डिटेल में हम किसी और लेक्चर में यहाँ पर उसको हम देखेंगे, जब इसका क्वेश्चन आएगा तो सब रिवाइज करेंगे। एवरग्रीन, डेसिडुअस, मैनग्रोव, थॉर्न के रिगार्डिंग जो भी मैंने आपको चीज़ पढ़ाई है वो, और एडिशनल माउंटेन के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरी इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदी और उपनदी सही है? तापी, मांजरा, कृष्णा, घाट प्रभा। बताओ। तो मांजरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तापी की? तापी की तो ट्रिब्यूटरी नहीं है। तापी की कौन कौन सी है? तो तापी की तो है जैसे बोरी है, एक गिरना है, वैसे पूछता नहीं है तापी की उतना, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पूर्णा है। लेकिन मांजरा या फिर मंजीरा भी उसको बोलते हैं, ये गोदावरी की। गोदावरी तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। इसको हम किस नाम से जानते हैं गोदावरी को? और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? इसका ओरिजिन कहाँ से होता है और इसका अदर नेम क्या है, ये आप बताएंगे। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी हम कैसे याद करते हैं? एक तो पर पौआ पर्सन PPP, MS सुब्बुलक्ष्मी या फिर MS स्वामीनाथन, और वर्ल्ड वॉर 1, ऐसे हम याद करते हैं इसको। तो ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, सारी सहायक नदी हैं। ये है आपकी पेन गंगा, P से पेन गंगा, ठीक है, पेन गंगा, पेन गंगा। P से है पूर्णा और P से है प्राणहिता, प्राणहिता। M से है मंजरा, S से है आपका सबरी, W से है वेनगंगा, W से है वर्धा, और I से है इंद्रवती, इंद्रवती। याद हो गई सारी गोदावरी की। ओरिजिन कहाँ से होता है? GT रोड, G से गोदावरी, T से त्र्यंबकेश्वर। कहाँ पड़ता है त्र्यंबकेश्वर? महाराष्ट्र में। और अदर नेम क्या है इसका? दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा। वृद्ध गंगा के नाम से किसको जानते हैं? कृष्णा की घाट प्रभा, बिल्कुल। कृष्णा की किस तरह से याद करते हैं ट्रिब्यूटरीज को? तो कृष्णा का ओरिजिन कहाँ से होता है जरा बताएंगे? कृष्णा का ओरिजिन कहाँ से होता है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हम कैसे याद करते हैं? कि भीम तू मौसी है ना को घाट पे ले जाके माल रिसीव कर, है ना। और माल कौन सा है? दूध, दूध आया है खूब सारा, ठीक है। तो भीम हो जाएगा, तू से तुंगभद्रा हो जाएगा, ठीक है, तुंगभद्रा। मौसी से मूसी हो जाएगा, को से कोयना, घाट से घाट प्रभा, माल से माल प्रभा, और दूध से दूध गंगा। सारी ट्रिब्यूटरीज हो गई कृष्णा की। इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर आपका नासिक, ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, नासिक के पास में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? आंसर पहला वाला तो गलत है क्योंकि मांजरा तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा वाला सही है। तो ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एंड वृद्ध गंगा भी हम गोदावरी को ही बोलते हैं, ठीक है। इसको ही हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ जीके, इसके बाद साइंस के 5 क्वेश्चंस करेंगे, एंड दैट इज बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन डैश व्हेन ही वाज 12 years old। तो पहली बात तो बाबर, ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका ओरिजिनल नेम था बाबर का। ये फरगना, फरगना कहाँ पड़ता है? फरगना पड़ता है उज्बेकिस्तान में, ठीक है।
उज़्बेकिस्तान में ये पड़ता है फरगना। और यहाँ पे थ्रोन पे बैठा था 12 साल की उम्र में 1494 में। लेकिन अब 12 साल का था तो ऑब्वियस सी बात है बैठने तो इसको आराम से दिया नहीं जाएगा, तो इसको भगाया गया वहाँ से। भाग के ये बैठा काबुल में। ये भी क्वेश्चन पूछता है काबुल में कब बैठा। काबुल में आया 1504 में। एंड ही वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट जहाँ पर वो इंडिया पर अटैक करे, एंड ही गॉट दैट। जब दौलत खान लोधी, ठीक है, दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने इनवाइट किया, मेनली तो दौलत खान लोधी ने इनवाइट किया था कि आओ बेटा इब्राहिम लोधी को हराओ जाके यहाँ पे। तो दौलत खान लोधी को ये लगा था कि हराएगा इब्राहिम लोधी को और फिर हम जाके दिल्ली में बैठ जाएगा, भाग जाएगा, वापस चला जाएगा। लेकिन बाबर पागल तो था नहीं, है ना। उसने हराया किसको? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट पानीपत लिख रहा हूँ आप समझ जाओ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ये 1526 में, है ना, जहाँ पर सबसे पहले किसका यूज़ हुआ था? गन पाउडर का। वैसे गन पाउडर पहले भी यूज़ हो चुका था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन मास लेवल पे। यहाँ पर उसने रूमी फॉर्मेशन और तुगलमा फॉर्मेशन करके इब्राहिम लोधी को हराया, ठीक है। तो हम, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी। और यहाँ से पूरी तरह से ना सिर्फ लोधी वंश का अंत हो गया बल्कि पूरी दिल्ली सल्तनत गिर गई यहाँ से, और मुगल वंश की स्थापना होती है यहाँ से। बाबर ने बैक टू बैक 4 बैटल लड़े थे, 1526 के बाद 27, देन 28 और देन 29। 1526, 27, 28, 29। पानी पिया, देन खाना खाया, देन चंदा लेके घर को गया, ठीक है। तो ये बैटल्स हैं। बैटल ऑफ जो खानवा है जो 1527 में हुआ, ये बाबर, सब बाबर ने लड़े, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बाबर कॉमन है, बाबर कॉमन है यहाँ पर, और सब में ही जीता। यानी किसको हराया? खानवा वाले में राणा सांगा को हराया। चंदेरी में किसको हराया? चंदेरी में मेदिनी राय से चंदा लिया इसने, ठीक है, मेदिनी राय से। और घाघरा में अफगान्स को हराया, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया में अफगान्स बैठे हुए थे जैसे दौलत खान लोधी वगैरह, इनको हराने का काम किया। तो ये 4 बैटल्स बैक टू बैक लड़े। इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजुके बाबरी, ठीक है, जो कि टर्किश लैंग्वेज में। इसको पर्शियन में कन्वर्ट करने का काम किसने किया था? पर्शियन में कन्वर्ट किया गया था बाबर नामा सब टाइटल के अंदर में, और इसको कन्वर्ट किया था पर्शियन में अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि एक नवरत्न था अकबर के कोर्ट में। अब्दुल रहीम खाने खाना लेकिन पानी ना पीना। बाबर की अगर बात करेंगे तो बाबर सबसे पहले जब मरा था, ठीक है, कब मरा था? 1529 में लड़ा और मर गया ये, ठीक है, 1529 में, ठीक है। और यहाँ जब मरा तो इसका जो पहला कब्र, ध्यान रखना, ही वॉज फर्स्ट बरीड एट आगरा। लेकिन एट प्रेजेंट कहाँ पर इसकी कब्र बनी हुई है? ये है काबुल, अफगानिस्तान में, ठीक है, जहाँ पर ये 1504 में बैठा था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका ओरिजिनल नेम में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस ज़हीरुद्दीन या भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चंस ऑफ साइंस। 20 में आपने कितना स्कोर किया? एक क्वेश्चन तो आई थिंक रिपीटेड था, तो आप 19 में बता सकते हो आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यस, पहले इसको बरी किया गया था आगरा में, देन हाँ पे सबका सही है। चलो क्वेश्चंस करें साइंस के। 19 में बताओ कितना सही किया। विच अमंग द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज नोन एज नाइसिन, के नाम से किसको जानते हैं? तो वाइटामिन्स की जब हम बात करते हैं तो इनको हम 2 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। कैसे, कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो भैया जो पानी में घुल जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और एक जो वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सो नोट्स मिलेगा ना, नोट्स के रिगार्डिंग मुजफ्फरपुरिया जी मैं बता चुका हूँ शुरू में, आखिरी में मैं बताऊँगा, अभी नहीं, ठीक है। 18, 15, 17 बहुत अच्छे, सभी का बढ़िया स्कोर है। तो वाटर सोल्यूबल होते हैं BC, ठीक है, B और C। और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? उसको हम कीड़ा करके याद करते हैं, KEDA, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। नाउ नाइसिन किसके, नाइसिन कौन सा है? तो एक्चुअल में जो विटामिन B है ना, विटामिन B है, इसके अंदर जो है ये रावण की तरह है, रावण की तरह है। रावण के कितने मुख थे? 10 आनन बोलते हैं ना रावण को, तो 10 उसके अंदर मुक्त है ना। तो वैसे ही ये जो है, ये है 8 आनन। विटामिन B के अंदर है 8 कॉम्प्लेक्सेस, 8 कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से हैं ये? B1, B2, B3, B4, B4 नहीं होता, ठीक है। B3 के बाद आता है आपका B5, देन है B6, देन है B7, देन है B9,
B8 नहीं होता है, B9 को B11 भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड B12, B10 नहीं होता है। तो 3 3 6 2 8, 12 नहीं होते हैं, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछेगा कि कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं तो 12 नहीं 8। B1 है आपका थाइमीन, इसको बोलते हैं, यह है साइंटिफिक नेम इसका, थाइमीन। इसका राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। इसका नाइसिन, इसका पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B6 का पेरिडॉक्सिन, पेरिडॉक्सिन, ठीक है। B7 का B7 का हो जाएगा आपका फोलिक एसिड, ठीक है, फोलिक एसिड। और B9 सॉरी B9 का होगा ना फोलिक एसिड। ये हो जाएगा बायोटिन, ये हो जाएगा आपका फोलिक एसिड, या फिर फोलेट भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, फोलिक एसिड या फिर फोलेट। और B12 हो जाएगा आपका क्या, साइनो, क्या हो जाएगा, साइनो कोबालामीन, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम है। बीमारी पूछ लेता है, ये डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, तो B1 की डेफिशिएंसी हुई तो बेरी बेरी, B3 की हुई तो पेलाग्रा। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस डिजीज़ को 3D डिजीज़ बोलते हैं, तो 3D डिजीज़ इसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इससे 3D हो जाता है। 3D मतलब डिमेंशिया, डिमेंशियाज लॉस ऑफ मेमोरी, डर्मेटिटिस, डर्मेटिटिस है ना, स्किन डिजीज़ होती है, और डायरिया, डायरिया। एंड B9 की कमी हुई ना, B9 की अगर कमी हुई तो इससे हो जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनमें ये हो जाता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और B12 हो गया अगर इसका कमी, तो अनीमिया हो जाएगा, परनीशियस अनीमिया। याद रहेगा ये सारी चीज़ें। तो नाइसिन आपका विटामिन B3। वाटर सोल्यूबल कौन सा है, फैट सोल्यूबल कौन सा है। अच्छा, विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला कौन सा डिस्कवर हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है B1 हुआ होगा, ठीक है। लास्ट में कौन हुआ होगा, अगेन ऑब्वियस सी बात है B12 भी हुआ होगा, ठीक है। हाँ जी, 22 पे आ जाइए। डैश स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट्स ऑफ द डेंसिटीज अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। डैश बताता है कि तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताओ जल्दी से। तो ग्राहम्स लॉ, टिंडल्स लॉ, पास्कल्स लॉ या फिर केप्लर्स लॉ। बोले तो ये बोल रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या तो डेंसिटी बोल लो, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का 1 का ये D2 यहाँ लिखेंगे और यहाँ D1। समझ में आ रहा है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है इनवर्स प्रोपोर्शन का रिलेशन। या फिर इसी को ही हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, पता है, मॉलिक्यूलर मास इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, यानी कि जिस भी गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही कम होगा ना। व्हाट इज दिस डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन होता है मेनली जब चीज़ें हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, अगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करती हैं थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसी को ऑस्मोसिस बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं डिफ्यूजन को, प्रसारण, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हाई कंसेंट्रेशन है पार्टिकल्स का, दिख रहा है आपको, ये हाई कंसेंट्रेशन है पार्टिकल्स का, यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन है तो हाई से लो मूव करेगा। भाई हमारी हवा भी चलती है तो क्यों चलती है, प्रेशर डिफरेंस होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड चलती है, तो हर चीज़ हाई से लो में मूव करती है। तो वैसे डिफ्यूजन होता है जहाँ पर पार्टिकल हाई से लो में मूव करते हैं, और इसको बोलते हैं ग्राहम्स लॉ। कब दिया गया था ये भी पूछ सकता है, पूछता भी है 1848 में। टिंडल लॉ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन जब ये आएगा कोलाइडल वगैरह तो वहाँ पे देखेंगे। टिंडल लॉ होता है कि जब लाइट को पास करते हैं किसी सोल्यूशन से, तो लाइट का पाथ विजिबल होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि वो जो पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के वो उसको स्कैटर कर रहे हैं लाइट को कि नहीं कर रहे हैं, उस सबको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जो अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं। पास्कल्स लॉ इज रिलेटेड टू प्रेशर, है ना, प्रेशर की यूनिट भी होती है आपकी पास्कल। केपलर लॉ को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। केपलर लॉ कब डिस्कवर करे गए थे, तो ये 1609, ठीक है, 1609 में इनको डिस्कवर किया गया था। 3 लॉ हैं केपलर के, जिनको 3 केपलर के प्लानिटरी लॉज के नाम से भी जाना जाता है। पहला लॉ ये बोलता है कि सन बीइंग एट द सेंटर, जो प्लैनेट्स हैं
वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, थोड़ा सा काइंड ऑफ सर्कुलर यहाँ पे लग रहा है बट वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। कि ऑर्बिट कैसा होता है, ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, ठीक है। और जो दूसरा लॉ है ये बोलता है कि जो प्लैनेट जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं सन के अराउंड तो ये इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल एरिया स्वेप्ट करते हैं। जैसे कि ये प्लैनेट है, सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं तभी वो प्लैनेट है, नहीं तो प्लैनेट ही ना होते वो। अब 6 महीने में ये बंदा प्लैनेट ये इधर से इधर आया, ठीक है, और 6 महीने से इधर में इधर भी आया, ठीक है। 6 महीने लगे यहाँ से यहाँ आने में, तो यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगा होगा ना उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ पे में भी लगेगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है, लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। और ये है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड जो ये बोलता है टी स्क्वायर इन टाइम का स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। खत्म। नाउ बिहाइंड द कॉर्निया देयर इज अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द, कॉर्निया के पीछे गहरी मांसल संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, रेटिना, पिपल, आइरिस या फिर लेंस। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई, ब्यूटीफुल आई। एंड हम लोग काफ़ी चीज़ें ठीक है ना, गारंटेड मतलब ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपके जो ऊर्जे पुर्जे ढंग से काम कर रहे हैं तो ये आप मतलब खुशमती समझिए। जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती ना तो आपको उसकी कीमत समझ आती है। जिसको नहीं दिखता है उससे अगर आप बोल दीजिए आपको आंखें हम दे देंगे, मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो खुशी क्या लेवल की होगी। कैन यू एक्सपेक्ट दिस? नो, ठीक है। कोई अगर बोल नहीं सकता उसको बोल दिया जाए कि आपको अभी बोलने की पावर दे दी जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर ग्रांटेड हमें चीज़ नहीं लेनी चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स वी हैव। थोड़ा सा ज्ञानवर्धक बातें हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब मार्किंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो पहला क्या है बताओ जल्दी से, पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या है, पांचवा क्या, छठवां क्या, जल्दी से मैं देखता हूँ कौन कौन से सही लोग मार्क क्या क्या मार्क करते हैं लोग, जल्दी से बताओ। चलो, तो आई थिंक सभी ने सही आंसर देना शुरू कर दिया है। पहला तो ही है हमारा कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के फंक्शंस पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है ना वो यहीं से होता है, जो परावर्तन होता है प्रकाश का वो यहीं पे होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन। प्लस जब हम आई डोनेट करते हैं ना, आई डोनेशन है ना, कि आंख दान कर दी तो कॉर्निया डोनेट होता है। पूरी आंख ऐसा नहीं कि सॉकेट से निकाल के और सीधा लगा दी सॉकेट में, सिर्फ कॉर्निया डोनेट होता है। सेकंड है यहाँ पर आपको दिख रहा है पिपल, पुतली बोलते हैं इसको। पुतली क्या होती है? पुतली इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, ठीक है, एंटरिंग इनटू द आई। आँख में कितनी रोशनी अंदर जाएगी ये पीपल कंट्रोल करता है। और पीपल को कौन कंट्रोल करता है? ये करता है आइरिस। आइरिस क्या होता है? आइरिस यही डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है आइरिस। ये जो है कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है, यानी कि जो आप देखते हैं ना ब्लू आइज डोंट आइज गाना सुना होगा, तो ब्लू आइज, ब्राउन आइज, ब्लैक आइज, ये सब आइरिस की वजह से होता है। तो एक कलर्ड पार्ट होता है आई का, कंट्रोल्स पीपल, ठीक है। ये क्या करता है? पीपल को कंट्रोल करने का काम करता है, पुतली को, ठीक है। जैसे कि जब हम बहुत, जैसे कि अभी मैं डार्क रूम में बैठा हूँ, एकदम से रोशनी वाले में चला जाऊँ, तो डार्क में बैठा हूँ तो मेरा पीपल डायलेट हो चुका होगा, खुल चुका होगा, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे। अब क्योंकि वो खुल चुका है, एकदम से मैं अगर रोशनी वाले में जाऊँगा, एकदम से मान लो कहीं धूप है, ठीक है, अभी तो नहीं है, लेकिन मान लो धूप वाले, एकदम से मैं डार्क रूम से धूप वाले रूम में जाऊँ तो एकदम से क्या होगा, एकदम आंखें चौंधिया जाएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी लाइट एंटर करेगी, क्योंकि पीपल अभी खुला हुआ था। अगर मैं धूप में हूँ बहुत ज़्यादा तो पीपल सिकुड़ा हुआ है। क्यों सिकुड़ा हुआ? बिकॉज बहुत सारी लाइट है तो कम लाइट एंटर करे, इसलिए वो सिकुड़ गया। एकदम से मैं अगर अंदर जाऊँ, है ना, किसी रूम में, डिमली लिट रूम में, तो वहाँ पर एकदम कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा हो जाएगा पूरी तरह से, है ना, क्योंकि पीपल थोड़ा सा क्लोज्ड है। ये है आपका लेंस। लेंस क्या करता है? लेंस ही आपका जो है फोकस करने का काम करता है। कहाँ पर? रेटिना पे इमेज फोकस करेगा। तो ये लेंस जो है फोकस करने का। और किस तरह का लेंस होता है ये? तो ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस ही जो होता है, अब उत्तल लेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ये हमारी लाइट्स को कॉन्वर्ज करता है। कॉन्वर्ज कहाँ पे करता है? रेटिना पे करता है,
और रेटिना पे ही क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सीलरी मसल्स हैं जो लेंस को कंट्रोल कर रही हैं। दीज आर सीलरी मसल्स जो लेंस को कंट्रोल कर रही हैं। ये क्या है, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। दीज आर ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का काम क्या होता है, सेंड 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 दी सिग्नल्स, सिग्नल जो भी इमेज बनी है ना उसको ब्रेन तक पहुंचाना, ठीक है, टू ब्रेन। क्योंकि आंख देखती नहीं है, आंख सिर्फ पिक्चर क्लिक करती है, देख ऑप्टिक नर्व्स उसको ट्रांसफर करता है ब्रेन की तरफ और ब्रेन देखता है, ठीक। डिजीज अभी कवर करने नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतना ही देखना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये सब आगे देखेंगे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम्स हेल्प्स, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इन ब्रेकिंग डाउन फैट्स। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ने में मदद करता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या फिर राइबोन्यूक्लियस, ब्रेकिंग डाउन फैट्स। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। कौन सा एंजाइम है जो वसा को तोड़ता है, फैट को ब्रेक करता है। चलो तो यहाँ पर हम डाइजेशन को समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि सर हैवी हो रहा है, आखिरी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना अभी कि हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, अच्छे से समझना इसको। सर इसका 2.0 का अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, ठीक है, सेपरेट ही अलग ही बना देंगे इसका 2.0 का, है ना। चलो तो अब इसको ध्यान से समझना, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा। जैसे ही हम मुंह में खाना रखते हैं तो लार निकलती है जिसको हम सलाइवा बोलते हैं, सलिवरी ग्लैंड से, और नहीं निकलती है ना तो निकाला करो बेटा। क्यों निकाला करो, क्योंकि जो सलिवरी एमाइलेस होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल में ब्रेक करता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल कार्ब में ब्रेक करेगा, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन यहीं होता है, अंदर और कहीं नहीं होता है, अंदर कोई एंजाइम नहीं जो कार्ब को ब्रेक करे। तो इसीलिए लार निकाला करो, ठीक है। जैसे कि हमारी एंशियंट एक प्रथा है कि हम पूजा करते हैं खाने की, है ना, तुम तो नहीं करते हो, मैं भी अब कौन नहीं करता है, लेकिन ये एक हमारी एक है ना एंशियंट प्रथा है कि अपने खाने को हाथ जोड़ते हैं। वो किस लिए, कि जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वो जो सलाइवा है वो निकलना, सेक्रीट होना शुरू होता है। हम अचार खाते हैं, क्यों खाते हैं, सो दैट कि वो सलाइवा निकले। वो सलाइवा जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल में ब्रेक करता है और डाइजेशन अच्छे से होता है ना। तो ये काम एमाइलेज का था। और किस किस के मुंह में लहर आ गई, सलाइवा आ गया सच सही बताना, किस किस के मुंह में पानी आ गया, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो सलाइवा, सलिवरी एमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल कार्ब में ब्रेक कर रहा है। इसके बाद है हमारा ये खाना कहाँ पर जाता है, ये खाना जाता है फैरिंग्स में। फैरिंग्स जो होता है ये कॉमन पाथवे, कॉमन पैसेज होता है जहाँ पर खाना भी जाता है, हवा भी जाती है। इसके बाद लैरिंग्स आता है, लैरिंग्स को हम बोलते हैं विंड पाइप। लैरिंग्स यहाँ पे होता है, ठीक है, ये लैरिंग्स जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, ठीक है। तो लैरिंग्स पे भी हम नहीं जा रहे बिकॉज रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं देख पा रहे हैं, तो फैरिंग्स पे जाएगा। देन इसके बाद ईसोफैगस जिसको कि हम ग्रास नली या फिर फूड पाइप बोलते हैं, यहाँ पे जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, खाना जो है नीचे जाएगा धीरे 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 पेरिस्टाल्सिस के थ्रू। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस वो मूवमेंट होता है जिससे कि खाना नीचे जाता है। तुम उल्टा तुमको लटका देंगे ना और तुम निवाला गटकोगे तो भी खाना नीचे की ओर जाएगा। तुम उल्टा लटको, ऐसा नहीं कि खाना ऊपर की तरफ पूरा सब आ जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। इसी को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ये टपकेगा कहाँ पे जाके, स्टमक में, पेट में। पेट में जल्दी से क्या होगा रिलीज, HCl रिलीज होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, ये मीडियम को एसिडिक बनाएगा। इसको हम म्यूरियाटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं HCl को, ठीक है। एसिडिक क्यों बनाएगा, और प्लस एसिडिक बनाएगा सो दैट कि बैक्टीरिया अगर कुछ आ गए हैं तो मर जाएं। इतना भयंकर एसिडिक होता है ये। नींबू जो होता है ना उससे भी ज़्यादा खट्टा होता है ये। और स्टमक में आपका रिलीज होगा पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सी बनाना नहीं, इसका काम होता है प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक करना, अमीनो एसिड में ब्रेक करना। अब क्योंकि ये सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम कर सकता है इसलिए HCl का निकलना भी यहाँ पर ज़रूरी था। अब इनर जो डेलिकेट लाइनिंग है स्टमक की, वो इस HCl जो भयंकर एसिडिक है इससे क्यों ना डिस्ट्रॉय हो, क्यों ना इसलिए डिस्ट्रॉय ना हो क्योंकि यहाँ पर लगी हुई है एक म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली। ये म्यूकस मेम्ब्रेन इसको HCl से प्रोटेक्ट करती है। स्टमक की जो इनर डेलिकेट लाइनिंग होती है, सॉफ्ट लाइनिंग होती है, उसको। स्टमक का काम खत्म, स्टमक में HCl निकला, एसिडिक मीडियम बनाया सो दैट पेप्सिन फंक्शन कर सके। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ना और बैक्टीरिया को मारना, ये भी HCl का काम है। देन यहाँ पे होंगी आपकी स्फिंक्टर मसल्स। कौन सी मसल्स होंगी,
स्फिंक्टर मसल्स होंगी जो क्या करेंगी, स्फिंक्टर मसल्स ये खाने को पास ऑन करेंगी फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। अब छोटी आंत जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत में क्या होता है, यहीं पे ही इट इज़ द मेजर साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, मेजर साइट है ये डाइजेशन की। मेनली जो डाइजेशन होता है हमारे भोजन का, खाने का, वो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है रफली 7 से 8 मीटर। इसका काम क्या होता है यहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअल में 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम निकल के आते हैं। एक तो लिवर भैया फेंक के मारते हैं और एक पैनक्रियाज भैया फेंक के मारते हैं। लिवर जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है पूरी बॉडी में, लिवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, लिवर का कलर बताओ जरा कमेंट में। तो लिवर जो होता है ये बाइल जूस स्टोर करके रखता है। ये बाइल जूस कहाँ पे स्टोर होता है, जिसको हम पित्त रस बोलते हैं, ये पित्त की थैली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। यहाँ पर ही स्टोर्ड होता है बाइल जूस। देन लिवर इसको फेंक के मारेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में। और इस बाइल जूस में क्या कंटेंट होता है, इस बाइल जूस में होता है आपका क्या, बाइल जूस में होता है आपका एक तो लाइपेस, ठीक है, और लाइपेस ही हमें ध्यान रखना है। और इसमें क्या, एक सेकेंड, यहाँ तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, रुक जाओ। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा बाइल जूस सेक्रेट हुआ, इसके 2 काम हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बाइल जूस आया इसके 2 काम हैं। एक तो ये इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल में तोड़ने का काम, प्लस ये और मीडियम को बेसिक बनाने का काम करता है। बेसिक बना के क्या कर लेता है, तो एक्चुअल में ये जो पैनक्रिया है ना, ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करेगा। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस है इसमें 2 एंजाइम है, ठीक है। एक सेकेंड, देखा तो नहीं किसी ने, पैनक्रियाटिक जूस, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वही काम कर रहा है जो मेनली पेप्सिन का था, ठीक है, मेनली प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम। लेकिन ये क्या है, ये बेसिक मीडियम में ही काम कर सकता है। जैसे पेप्सिन सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम कर सकता है और वो एसिडिक बनाने का काम किसका होता है, HCl का, उसी तरह ट्रिप्सिन सिर्फ बेसिक मीडियम में काम कर सकता है और उसका काम बेसिक मीडियम, बेसिक बनाने का काम होता है मीडियम को, बाइल जूस का। प्लस यहाँ पर होता है लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, ये जो बड़ा बड़ा फैट छोटा छोटा फैट में टूटा था, इसको अब फैटी एसिड में तोड़ देगा, फैट को फैटी एसिड में तोड़ देगा। क्लियर हो गया। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की मेजर डाइजेशन हो गया। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे जिनको विल्ली बोलते हैं। ये विली क्या करते हैं, ये आपका ध्यान रखना, ये फिंगर लाइक होते हैं और इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर फूड एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्प्शन के लिए ये एरिया को इंक्रीज करता है विली। इसके बाद ये खाना चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, जो हरा हरा दिख रहा है ना, बड़ा सही है, ये बड़ी आंत है, बड़ी से ना, लेकिन लेंथ में छोटी है, लेंथ में छोटी है। अब यहां पर ये ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहला जो इसका पार्ट आता है दैट इज आपका सीकम। सीकम जो पार्ट है, सीकम ये पहला पार्ट होता है, पहला हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का। देन इसका जो सबसे आखिरी पार्ट है वो कोलॉन है। कोलॉन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, जो खाने में, जो खाना एक तरह से वेस्ट ही मान लो, खाने का तो मेनली डाइजेशन हो ही गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है वो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कोलॉन का होता है, जो आखिरी पार्ट होता है, आखिरी हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। शुरुआती हिस्सा होता है सीकम। 2 चीज़ें याद करनी, सब कुछ नहीं आपको याद करना है, ठीक है। बस सीकम पहला हिस्सा और कोलॉन आखिरी हिस्सा। ये अपेंडिक्स होता है जो कि एक वेस्टिजल ऑर्गन होता है। वेस्टिजल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे बॉडी में उनका मेन कोई फंक्शन होता नहीं है, अगर हट भी जाएंगे तो भी कोई काम, मतलब कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। आपने सुना होगा अपेंडिक्स का काफ़ी लोग ऑपरेशन करवाते हैं। देन ये जाएगा खाना रेक्टम में एंड देन एनस में। तो जहाँ जहाँ हमारा खाना जाता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में का हिस्सा कौन कौन होगा, जगह नहीं है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन है होमवर्क आपके लिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एलिमेंट्री कैनाल, और इसका आंसर अभी नहीं देना है आपको, ठीक है। अभी दोगे तो ठीक है, तो अभी मत दो, जब ये रिकॉर्डेड में जाएगा तो वहाँ देना, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में आता है हमारा सबसे पहले तो खाना मुंह में गया, माउथ में। देन उसके बाद हमारा खाना ईसोफेगस में गया, है ना। फैरिंग्स को आप कंसिडर कर सकते हो बट ईसोफेगस मेनली हम लेंगे। देन खाना पेट में गया, स्टमक में। देन छोटी आंत में गया, देन बड़ी आंत में गया, देन आपका रेक्टम में गया,
एंड देन एनस में गया। तो यहाँ भी ऑर्डर है पूरा। लिवर और पैनक्रियाज एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नली का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि लिवर और पैनक्रियाज सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने जूसेस दे के, खाना यहाँ नहीं जा रहा है। लिवर की स्टडी को हम हिमैटो बोलते हैं, ब्लड की स्टडी को, ये हिपैटोलॉजी। और ये होता है डार्क रेड कलर का, ठीक है, डार्क रेड कलर होता है इसका लिवर। और इसमें चलो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्यूपफर सेल्स होती हैं, इसमें पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन का मतलब है कि ये रीजनरेट करने की पावर रखता है, क्योंकि इसमें क्यूपफर सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स। ये क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको रिकॉर्डेड जब भी जाएगा तब उसमें देना है, बाकी यहीं से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, जो आपका ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर खत्म होता है। कैसा रहा लेक्चर ये बताइए, और आपने कितना स्कोर किया। नेट में अगर देखें तो 23 हम लोगों ने क्वेश्चन किए, 23 में आपने कितना स्कोर किया। जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पर, परमार अकेडमी ऐप में। अगर आपको लेने, अगर आप खुद से बना रहे हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। इसकी जो PDF है ना, ये PDF ये आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये पेड नहीं है, फ्री है सभी के लिए, ठीक है। परमार SSC में आपको मिल जाएगी। नोट्स आप खुद से बना सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आपको ऐसा है कि नहीं नोट्स की ज़रूरत है, और अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर हमें देखना है, ठीक है, तो आप जाके परमार अकेडमी ऐप पे 149 में इसको एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, परमार अकेडमी ऐप पे। और नोट्स का जो सैंपल है वो परमार SSC टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से आपको नोट मिलने वाले हैं। वो आपके डिजिटल नोट्स रहेंगे, ठीक है। परमार ओलंपिक्स के सफल आयोजन पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। 16 स्कोर आया है। सीमा 20, ब्रिजेश 20, दीपेंदु 21, वर्ल्ड ऑफ रेया 20, 19 मऊहा महाता, ओके, एंड 19 राजीव, लर्न विद नव्या 11, 20। चलो, तो रेगुलर रहिएगा, बाकी तो मैं आपसे बस बोल ही सकता हूँ, करने का काम आपका है। बाकी कैसा रहा आज का लेक्चर बताइए जल्दी से। सब कुछ फ्री है यार, ठीक है, लेक्चर भी फ्री है, PDF इस लेक्चर की वो भी फ्री है, ठीक है। आप नोट्स को बना सकते हैं। अगर आपको है कि भाई नोट्स अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि यार अलग से मुझे बंदा रखना पड़ेगा, और वो पूरा नोट्स है ना प्रॉपर तरीके से, डिजिटल नोट्स यार ऐसे बनते नहीं हैं, iPad वगैरह की नीड होती है उसके लिए। और यहाँ तक आप समझ लो, मैं सैमसंग के पैड को भी रेफ़र नहीं करता हूँ। अगर सैमसंग पैड में है तो मैं वो नोट्स आपको देता ही नहीं हूँ, वो iPad पे ही बने होने चाहिए, बिकॉज सैमसंग की थोड़ी राइटिंग जो है वो थोड़ी समझ नहीं आती सैमसंग की, ठीक है। तो उसके लिए थोड़े खर्चे तो चाहिए होते हैं, है ना। बाकी तो आप खुद से बना सकते हैं, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा काम टाइम करें। अच्छा, आज पहला लेक्चर था, मैं आपको बता दूं सर एंड मैडम कि ये टाइम धीरे धीरे कम ही होना है, ये लोड कम ही होना है। शुरू में ज़्यादा आपको लोड रहेगा, बिकॉज चीज़ें हम थोड़ा, क्योंकि पहली बार काइंड ऑफ कर रहे हैं, है ना, तो मैंने डाइजेशन आपको पूरा समझाया भी। तो जब हम अगली बार करेंगे डाइजेशन का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इतना टाइम थोड़ी ना लेंगे, सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है, तो हम उसको खट सारी चीज़ें तुरंत रिवाइज कर लेंगे, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा उसमें फिर, है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बड़े लोग महंगे लोग, हाँ। सेटअप टूअर, किस चीज़ का सेटअप टूअर भाई? सर बैकग्राउंड ब्लैक रखिए भाई, ब्लैक रख देंगे तो बहुत लोग ये वो रहने लगता है कि यार सर हम PP इसका ना हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो इसका थोड़ा सा ना आप ऐसा कर दो कि इसका वाइट ही रखो, बिकॉज हम प्रिंट आउट निकालते, तो सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं। हिंदी में भी थोड़ा लिखिए, ओके। हिंदी में यार देखो लिख तो नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि फिर और ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, मैं बोलता चल रहा हूँ इसी वजह से, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन अगर मैं लिखूँगा तो फिर उससे टाइम एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। ऐसे यार डिस्काउंट कोड नहीं है उसके लिए कुछ। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का भी रख लेंगे, नहीं होगा तो आपके लिए हम कंप्यूटर की अलग क्लास लगवा देंगे। क्या बात कर दी आपने, जान दे देंगे आपके लिए, ठीक है। तो अमन सर से बोल देंगे, नहीं होगा तो कंप्यूटर की अलग से ही क्लास ले लेंगे आपकी, ख़त्म उसका भी किस्सा। ऑलराइट, ओके 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 ओके, थैंक यू सभी को। सर क्लास डेली होगा, 7 बजे से नहीं हो सकता, क्योंकि 7 बजे अगर हम करेंगे तो सोचो हम 8:30 बजे, 8:45 बजे तक एंड कर रहे होंगे, है ना, 8:30 बजे तक, तो फिर खाने का टाइम हो जाता है ना मेरे, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। फिर अगर खाना लेट खाया तो नींद लेट आएगी, सुबह लेट सो के उठूँगा, तो फिर जो मेडिटेशन वाली क्लास मुझे आप लोगों की लेनी होती है वो फिर नहीं हो पाएगी, तो फिर कैसे हो पाएगा, सारी चीज़ें हैं, दिक्कत है। PYQ 5 कब से स्टार्ट होगा? ये जब बैच एंड हो जाएगा ना 3.0 वाला अपना, देन स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ये एंड हो जाएगा उसके बाद
वो भी नेक्स्ट लेवल जाएगा इस बार तो। बार बार रिवीजन करना है सर। कल जब आप क्लास लेने आएंगे ना, लेक्चर 2, तो लेक्चर 1 को रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? प्रॉमिस करिए सभी लोग। और जब वीक में छुट्टी मिलेगी तो उसमें सारे लेक्चर्स को रिवाइज करना है, वीक के जितने भी लेक्चर्स हैं। बैच पर ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं है ना। कब लेते स्नेहा भारती जी? टाइमिंग होता है इसका, एप्लीकेशन पे होता है सफ़र 2.0 में 6:15 सुबह। चलिए भाई, धन्यवाद सभी का। आप सभी लोग जुड़े आज के फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में तो सब लोग नहीं जुड़ेंगे मुझे पता है, लेकिन आप फर्स्ट लेक्चर में जुड़े, यही आपके इसी बात के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, देखते हैं आखिर तक कितने बचते हैं। बाकी धन्यवाद, थैंक यू।